एक हेरिटेज टूर रखी है, उसका सब्जेक्ट है महमूद बेगड़े का अहमदाबाद। और ऐसा इसलिए हमको ये टूर का ऑर्गेनाइज करना पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है, तो रबीउल अव्वल के महीने में आप सीरत के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आप बयान वगैरह भी सुनते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताएं जो खुद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार भी हो और एक दीनी ज़हनियत का और दीनी सोच रखने वाला, तो जिनकी मिसाल ऐसी हो कि उनका जो स्टेट था, उनका अमल था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मतलब उस पर पैरोकार। इसलिए हमने सोचा कि सुल्तान महमूद बेगड़े के बारे में बताएं। दूसरी बात ये भी है कि सुल्तान के ये जो बताने की इसमें कि आपने अहमद शाह बादशाह के बारे में तो सुना होगा, उनके बारे में आप जानते भी हो, लेकिन अहमद शाह बादशाह के अलावा इस शहर पे महमूद बेगड़ा ने क्या किया वो बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि आपको थोड़ी सी तारीफ बताना चाहिए कि अहमद शाह बादशाह के ज़माने में सिर्फ 4 मस्जिदें अहमदाबाद में बनी, लेकिन आप जितनी ज़्यादा और मस्जिदें देख रहे हैं वो ज़्यादातर महमूद बेगड़ा के ज़माने में बनी। 2-3 मस्जिदें कुतुबुद्दीन जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन उनके ज़माने में बनी, लेकिन ज़्यादातर मस्जिदें उनके ज़माने में। थोड़ा सा आपको मैं उनकी नस्ल यानी वो जो सुल्तान थे उनके बारे में थोड़ी बताता हूँ, बेसिक बात, फिर तफसील बात थोड़ा सा हम लास्ट में भी मैं आपके सामने रखूँगा। बात एक आप जैसे अहमद शाह बादशाह के बारे में तो आप जानते हैं, है ना, जिन्होंने ये अहमदाबाद शहर को बसाया। इनके दादा थे जफर खान। और गुजरात में कैसे आज़ाद मुस्लिम सल्तनत बनी उसकी थोड़ी सी ब्रीफ आपको हिस्ट्री बता दूँ कि 1398 में जब तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया तो दिल्ली सल्तनत में बहुत कत्लेआम मचाई और वो कमज़ोर हो गई। तो गुजरात में वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे वो जफर खान यानी अहमद शाह बादशाह के दादा। तो इन्होंने गुजरात को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ यही गुजरात ही आज़ाद नहीं हुआ, साउथ में बहमनी स्टेट थे, दूसरे राज्य थे, वो सब भी दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गए, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई। तो वहाँ से 1398 से लेकर 1572 जब अकबर यानी मुगल राजा ने अहमदाबाद पर अटैक किया और वापस गुजरात जो है मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया, उस दौरान तक ये जो है उसका गुजरात की जो मुस्लिम सल्तनत आज़ाद है 175 साल। और इसी 175 साल में अहमदाबाद में ये जो बिल्डिंग और इमारतें और मस्जिद शाही बनी वो इसी दौर में बनी। लेकिन एक बात है कि ये शाही मस्जिदें हैं वो अपने जो है आप देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ आएगा, तो ये इसकी अहमियत लोग कम जानते हैं। यानी उस जमाने में लोग जो है वहाँ दिल्ली और आगरा नहीं जाते थे, लोग यहाँ देखने आते थे। और दिल्ली आगरा जो है अहमदाबाद के बाद डेवलप हुआ, तो ये हिस्टोरिकल वैल्यू अहमदाबाद की लोग कम जानते है ना। तो उस वक्त पूरी दुनिया के लिए यानी मरकज था। इसलिए आज भी अहमदाबाद पूरे इंडिया के अगर आप 5 शहर देखोगे जहाँ शाही मस्जिदें हैं तो उसमें अहमदाबाद जो है वो एक 5वें नंबर पर एक अच्छा सेंटर है। तो इसके लिए आपको ये महमूद बेगड़े की हमने तय किया है। ये देखने लायक इमारत है, उसमें अहमदाबाद की आप ये समझ लीजिए 3रे नंबर की अच्छी शाही मस्जिदों में से रानी रुकमती। पहले नंबर पर जो है आप रानी सिपरी की मस्जिद है, वो भी हम देखेंगे। दूसरे नंबर पर खूबसूरत मस्जिद मुहाफिज खान की, वो भी इसके बाद नेक्स्ट है। 3rd नंबर पर आप अच्छी में अच्छी मस्जिद अगर खूबसूरत मस्जिदों में से देखें तो ये रानी रूपमती की मस्जिद। ऐसे ये इनके बारे में रानी रूपमती के बारे में थोड़ा बताना चाहूँ कि ये महमूद बेगड़े की रानी हुआ करती, लेकिन उसके पहले उनके जो सौतेले भाई थे सुल्तान कुतुबुद्दीन की भी वो रानी। अहमद शाह बादशाह जो है, जिसे मैंने कहा कि जफर खान के पोते अहमद शाह बादशाह, जिन्होंने ये बताया पहले कैपिटल पाटन था, उसके बाद अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद को कैपिटल बनाया। और अहमद शाह बादशाह के बेटे मोहम्मद शाह बराबर, जिनका मजार वही बादशाह के अजीरे में उनके सुल्तान अहमद शाह के बाजू, और दूसरा मजार उनके पास है सुल्तान कुतुबुद्दीन का मजार। तो वो सुल्तान मोहम्मद शाह के बेटे सुल्तान ये कुतुबुद्दीन, ये मखदूम जहाँ इनकी अम्मी थे, जिनका हम झुलता मीनारा जाएंगे उनकी अम्मी के नाम से मस्जिद हम वहाँ देखेंगे। लेकिन मखदूम जहाँ उनकी बीवी थी उनसे ये बेटे हुए सुल्तान कुतुबुद्दीन, और इनसे छोटे जो भाई थे इनके वो दूसरी माँ से थे बराबर। वो उनका नाम था फतेह खान, जिसको आज दुनिया जो है महमूद बेगड़े के नाम से जाता है। तो वो जो महमूद बेगड़े की तारीख है थोड़ी सी और डिटेल में मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले हम मस्जिद देखें ये रानी रूपमती कौन थी, इसके बारे में तफसीर में कहीं पर किताबों में तारीख की बहुत सारी किताबें लोगों ने खंगा ली है, लेकिन कहीं मिलती नहीं कि रूपमती कौन थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई राजपूत राजा की बेटी होगी, ऐसा फिर मुस्लिम नहीं थी, बाद में इस्लाम कबूल किया।
तो महमूद बेगड़े की 3 रानियां थी, तीनों राजपूत थी। उसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह हम जब रानी सिप्री की मस्जिद में जाएंगे उसके बाद। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ने ये रानी रूपमती, कुछ किताब में रूपमंजरी, रूपमती ऐसे भी नाम है, उनसे शादी की थी। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 20 साल की उम्र में दादी संभाली और 28 साल में इनकी डेथ हुई। इनकी लाइफ पीरियड है 1451 से 1458 उनकी डेथ हुई। और डेथ हुई वो फिर उसके बाद जो रानी रूपमती जो है उनसे शादी की महमूद बेगड़े। और महमूद बेगड़े जब मतलब हयाती थे, उनका टाइम पीरियड है 1458 से 1511। उनकी लाइफ पीरियड में जो है रानी रूपमती इनकी जो बीवी थी, रानी थी, उनका इंतकाल, उसकी याद में इन्होंने मस्जिद है ना, उनका वो मजार है वहां पर देखेंगे उनका बेटा काला है, उसका भी मजार है लास्ट में हुआ। तो ये रानी रूपमती की मस्जिद एग्जैक्ट कौन से साल में बनी इसकी हिस्ट्री क्यों नहीं है किताबों में, क्योंकि यहाँ जो कतबा होता है ऊपर वो गायब है मस्जिद का, और वहां पर भी मजार में कतबे हर जगह पर क्या होता है कि आप बीच में सेंटर में देखो एक शिलालेख होता है जिसमें ये लिखा होता है, कतबा उसको बोलते हैं। तो मस्जिद किसने बनाई, कब बनाई, क्यों, तो ये मस्जिद से गायब है। क्यों गायब उसकी वजह नहीं है, कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, कोई और वजह। तो ये वहां पर भी वो उसकी यानी मजार, वो कुछ लोग कहते हैं, मैं मजार के बारे में बताऊंगा बाद में, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि रानी रूपमती का मजार मीरात सिकंदरी में ऐसा जिक्र है, किताब है हिस्ट्री की उसमें, कि वो रानी के अजीर है। वो अहमदाबाद के इतिहास में 2-3 मशहूर किताब है, एक है मीरात अहमदी, मीरात सिकंदरी, एक हाजी दबीर का इतिहास। 3 किताब है, उसमें से मीरात अहमदी में जिक्र है कि वो रानी, क्योंकि बादशाह की रानी थी तो बोले उसका मजार वहां पर होगा। इसमें डिफरेंस ओपिनियन है, लेकिन ज्यादातर मानना का ऐसा है मेजॉरिटी का कि वो यही इनका मजार है। तो हम ये मस्जिद देखेंगे, लेकिन मैं आपको मस्जिद बता भी चलूंगा और हम साथ में आगे अंदर भी जाकर देखेंगे। लेकिन आप इसके पिलर्स देखें ना, पिलर्स बहुत खूबसूरत है ना। आपको ये यहाँ आ जाओ साथ में, ये देखो, ये मस्जिद देखते तो बहुत गौर से नहीं देखते। देखो ये आसपास क्या है ना, ये बनाई है डिजाइन पैटर्न खूबसूरत बनाई, बावल नहीं है लेकिन थोड़ी सिंपल है। लेकिन आप नक्शी काम देख रहे हो बालकनी का साइड में तीनों तरफ, ये बहुत खूबसूरत बना है। ऊपर का गुंबद भी आप देख सकते हैं। अब ये इसको मिंबर बोलते हैं, पता है ना आपको, खुतबा देते हैं। अक्सर जेंट्स को पता होता है, लेकिन ये तो कोई दर्स देने की जगह है। कभी कुछ बयान करना हो, खुतबा देना हो, या नीचे से भी बात कर सकते हैं। ये आपको 2-3 जगह नजर आएगा। एक यहाँ है मुहाफिज खान में, और हम जाएंगे वहाँ बीबी जी की मस्जिद पर, वो मिल जाएगा। मिंबर है, ये इसका मेहराब है, ये मेहराब थोड़ा बीच में ही है, खूबसूरत है, और जगह पर ये भी खूबसूरत बनाया है। लेकिन आप देख सकते हो 3 जगह मेहराब है, 3 पिलर्स है, और ये बाइक में लाइट वगैरह जाने के लिए इंतजाम किया गया है। इसके सबसे एक पहचान ये भी है, इसका देखो ये जहाँ इमाम साहब खड़े रहते हैं ना, ऊपर का बाग बहुत खूबसूरत बना है। या को सब मस्जिदों में नजर आएगा कि यहाँ और एक आशुरिया की वीरान मस्जिद है, रानी की मस्जिद, नमाज वगैरह नहीं होती, बीचों बीच खाड़िया में। उसका पिलर्स भी है ना ऐसा बहुत खूबसूरत बनाया, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो उसके क्या कहते हैं, उस पर बहुत टाइम से वीरान है, तो उसकी इतनी खूबसूरती नहीं नजर आती। लेकिन पैटर्न देखो आपने कितनी अच्छी बनाई, साइड के 4 कोने में, बीच में है ना, ये आधा कमल बोलते हैं, डिजाइन बनाई ना, आधे कमल है, उसको खूबसूरत बनाया। लेकिन ये ख्याल रखा गया कि मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें कहीं पर वो नहीं नजर आए, है ना। तो परिंदे है, जानवर, इसके फोटोग्राफ्स को इस्लाम जो है मूर्ति पूजा में नहीं माना। तो ये थोड़ी बुनियादी बात है रानी रूपमती की मस्जिद के बारे में। आप मस्जिद देख लो, फिर मैं इंशाल्लाह आपको महमूद बेगड़े के बारे में और कुछ बात करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है, 10-15 मिनट आप घूम सकते हो, देख सकते हो। लेकिन बनाने में यानी मस्जिद को बनाने में अच्छा खासा वक्त लगा होगा। बहुत खूबसूरत मस्जिदों में से का नक्शे काम वगैरह आप देख सकते हैं। रानी रूपमती का मजार है, वो उनके बेटे काला का मजार है। और महमूद बेगड़ा थे, उनकी हयाती में दोनों का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने अपनी ये बीवी की याद में ये मस्जिद बनाई, इससे इसका नाम रानी रूपमती की मस्जिद है। उनका बेटा जो था, जो सबसे बड़ा, उसका भी इंतकाल हो गया। इनके 4 बेटे थे महमूद बेगड़े के। एक बेटे काला था, वो तो इनकी हयाती में इंतकाल हो गया। दूसरा बेटा था वो रानी सिप्री का बेटा है, वो हम वहाँ देखेंगे, उनकी दूसरी रानी है ना रानी सिप्री का, वहाँ। तीसरा बेटा था, उसने महमूद बेगड़े के खिलाफ बगावत की ली, किसी से क्या कि उकसावे में आकर। आसपास के पॉलिटिकल होते हैं ना, तो कुछ लोग तो फायदा उठाए, तो उनके बेटे को उन्होंने भड़काया और उनके खिलाफ बगावत की। और वो एक तीसरा बेटा था, बाद में महमूद बेगड़े उसके खिलाफ जंग लड़ी। तो चौथा बेटा था वो मुजफ्फर शाह अली में, जिनके बारे में रानी सिप्री में बताऊंगा। वो हाफिज भी थे
और उनकी बाद में सल्तनत जो है उन्होंने ही संभाली उनके बाद। तो ये रानी रूपमती का मजार जो है अक्सर जो है पास में आपको जहाँ जाओगे ना आगे भी तो मस्जिद के बाजू में कहीं कोशिश की तो मजार बना। और जो शाही घराने के लोग हैं उन्होंने अपने मजार के लिए जगह पहले से बना दी। सुफियानी किराम है उनके मजार बाद में बनाए गए। जैसे शेख अहमद गंज का मजार है तो उनके इंतकाल के बाद उनके मुरीद थे यानी अहमद शाह के बेटे मोहम्मद शाह ने बनाए। लेकिन ये जो मजार है जो जैसे महमूद बेगड़े का जो मजार है आपको वहाँ पर मिलता है तो महमूद बेगड़े ने अपनी हयाती में वो मजार बना के अहमद शाह बादशाह ने अपनी हयाती में जगह तय कर ली थी कि यहाँ दफन होना है। उन्होंने बड़ी जामा मस्जिद के पास दफन होना पसंद किया है ना। और महमूद बेगड़े ने क्योंकि शेख अहमद गंज एक बड़े सूफी थे तो उनके साथ वहाँ पर करीब में दफन होना पसंद किया। इसलिए आप जैसे एंट्रेंस होंगे ऐसे वहाँ सर के जोजे पे दाबी आपको लेफ्ट साइड पे जो मजार है महमूद बेगड़े का मजार उन्होंने वहाँ दफन किया और वहाँ पर उनका कब्र पहले से खुदी हुई थी इस तरह से है ना। तो जो शहनशाह जो शाही लोग तो पहले से अपना मजार तय कर ठीक है। कम चलता अब एक छोटी सी बात बताऊंगा यहीं पर और हम जो कि होते हैं तो आगे अलग अलग जगह पर बात नहीं हो पाएगी साथ में। महमूद बेगड़े के बारे में थोड़ा सा बता दें। महमूद बेगड़े ने सिर्फ 13 साल की उम्र में हुकूमत संभाली और महमूद बेगड़े की जो खूबी है यानी जो खासियत है वो ये थी कि सबसे ज्यादा गुजरात में राज करा हो वो महमूद बेगड़े के नाम पर 52 साल हुकूमत की 1458 से 1511 और ये हुकूमत जो उन्होंने की 52 साल तो गुजरात में सिद्धराज जयसिंह ने हुकूमत की है लेकिन पूरे गुजरात पर नहीं की है ना। उनका नॉर्थ गुजरात और बहुत सौराष्ट्र हुकूमत की साउथ गुजरात उनका नहीं 48 साल हुकूमत लेकिन सबसे ज्यादा पीरियड जो लोग 5 साल 10 साल हुकूमत करने में थक जाते हैं उस दौर में आप उसकी अहमियत समझिए कि जिन्होंने 52 साल जो है गुजरात पर हुकूमत की। जो गुजरात भी नॉर्मल गुजरात ये जो सिर्फ गुजरात मैप में इतना ही नहीं तो पूरा गुजरात को उन्होंने कवर किया। अहमद शाह बादशाह के जमाने में जो है पाटन और अहमदाबाद ये सेंट्रल मध्य गुजरात जो है वो अंदर में आ गया था। बाकी बहुत सारी जगह उन्होंने जंगे लड़ी साउथ का थोड़ा हिस्सा भी उन्होंने कवर किया लेकिन उनको बढ़ाया वो है महमूद बेगड़े ने बढ़ाया। महमूद बेगड़े ने पूरा सौराष्ट्र को फतेह किया है ना और सौराष्ट्र को फतेह किया। उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा जो स्टैंड किया इधर चांपानेर वगैरह फतेह किया फिर साउथ में ठीक आप वो जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है जबल बुरहानपुर वो भी महमूद बेगड़े के स्टेट में आ गया था। खानदेश जलगांव भूसावली जो एरिया है ये भी महमूद बेगड़े के राज में आ गया। कुछ तो डायरेक्ट अंडर में थे और कुछ लोग उनको खंडड़ी देते तो ठीक साउथ तक इनकी जो है वहां पर और ये इतना बड़ा स्टेट महमूद बेगड़े का था कि दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट था इतना बड़ा स्टेट ये भी था। जब कोई यूरोप से दूसरे जो वहां से एम्बेसडर आते थे तो अगर वो दिल्ली जाता था तो ये अहमदाबाद भी जरूर आता था एम्बेसडर या सुल्तान से मिलने। इतनी बड़ा मतलब राज के वो हाकिम लोग उनसे मिलने यहाँ आया था। तो इन्होंने इनकी खूबी ये थी कि जब उन्होंने 13 साल की उम्र में जब गद्दी संभाली तो आसपास के छोटे अमराव थे यानी जो उनके मतलब जो सिपे सालार वगैरह होते हैं या राजवी परिवार के लोग होते हैं गरीबी लोग होते हैं उन्होंने सोचा कि सुल्तान जो कुतुबुद्दीन थे उन्हें 7-8 साल में इंतकाल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन को झेड़ देकर मार दिया और उसके वजह सुल्तान कुतुबुद्दीन की मां है उनकी एक बीवी थी जो नागौर के संस्थान की बेटी थी उसके टुकड़े करवा दिए। उनको डर था कि इन्होंने इसको जहर दिया तो एक वजह ये भी थी कि शायद उनको जहर देकर मार दिया गया। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत में इतने काबिल नहीं थे जैसे कि उनके दादा अहमद शाह और मोहम्मद शाह थे उनके वालिद वो भी इतने काबिल नहीं थे। वो भी 7-8 साल हुकूमत संभाली इंतकाल हो गया इनका भी। दोनों के पीछे मौत के पीछे कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि कुछ साजिश थी या जहर पिलाया गया। इस तरह उनकी भी मोहम्मद शाह की भी डेथ हुई और इनकी भी डेथ हुई। 13 साल के बच्चे को लोगों ने सोचा कि क्या हम बोलेंगे ऐसा करेंगे है ना। ये समझ के जो करीब के जो 4 लोग थे उन्होंने इनको प्रमोट किया और क्योंकि चाहिए तो कोई सुल्तान के खानदान का ही बच्चा। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई तो उनके मतराए भाई थे है ना उनको बुलाए। अब इनकी अम्मी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको यानी उनके वालिद थे मोहम्मद शाह उन्होंने सिंध के राजा थे जाम फिरोज उनकी 2 बेटियां थी। उसमें एक बेटी थी मुगली बीबी उससे उनके वालिद उन्होंने शादी की थी जो है मुगली बीबी से और मरकी बीबी से शादी की थी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जिनका मजाक शाह आलम है ना। तो ये दोनों बहनें थी। जब मरकी बीबी का इंतकाल हो गया तो इनके बेटे यानी ये मुगली बीबी है ना मोहम्मद बेगड़े के अम्मी उनसे उन्होंने शादी
तो शाह आलम रहमतुल्लाह क्या हुए, इनके खालू हुए और बाद में मतराए बाप भी बने। पहले खालू थे, फिर मतराए बाप भी। ये शाह आलम रहमतुल्लाह और महमूद बेगड़े का जो है रिश्ता, ठीक है। हम चलेंगे तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री 53 साल हुकूमत की। फिर दूसरी में थोड़ी बात आपको इंशाल्लाह अगले हम आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपसे एक सवाल है, आप में से कितने लोगों ने मस्जिद पहली बार देखी? सब ने बोला। थोड़ा ताज्जुब हमारे लिए ये है कि हाँ कि घी काटा बिल्कुल अहमदाबाद सेंटर में मस्जिद है और इतनी खूबसूरत मस्जिद है ना, लोगों को पता भी नहीं है। अहमदाबाद में रानी सिपरी के बाद दूसरे नंबर पर है इतनी खूबसूरत मस्जिद। तो हमारे भी शहर में रहते हुए हमारे क्या जो चंद मशहूर मस्जिद है हमने वही देखी है, मेजाली वाली, जुम्मा मस्जिद। उसके अलावा बहुत सारी मस्जिदों के बारे में हम जानते नहीं हैं, देखी नहीं। और मैं तो अक्सर मुसलमानों को देखता हूँ अहमदाबाद के कि मुहाफिज खान के बारे में पूछो तो वो नहीं, उनके बारे में मालूम नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि ये कौन थे और मुहाफिज खान, उनकी तारीख। तो ऐसा इनका नाम था जलालुद्दीन और इनके वालिद का नाम था शेख मोइनुद्दीन कुरैशी। कुरैशी है ना अपने जमात यहाँ अपने मिर्ज़ापुर वगैरह, तो ये भी कुरैशी थे। तो शेख मोइनुद्दीन कुरैशी के ये बेटे थे जलालुद्दीन। और 1470-71 में ये महमूद बेगड़े के ज़माने में जो लश्करी सामान होता है, उसकी गोदाम होती है, उसके निगहबान थे कोट बराबर। तो ये जो भी सामान था लश्करी सामान का, उसका गोदाम का इंचार्ज। लेकिन जब महमूद बेगड़ा जूनागढ़ फतेह करने के लिए सौराष्ट्र गए तो लंबे अरसे वहाँ रुके। उस दौरान अहमदाबाद में चोरी वगैरह बहुत बढ़ गई, तो ज़रूरत थी कि कोई आदमी इनके अंडर में होना चाहिए। तो उन्होंने ये इनको, शेख जलालुद्दीन थे, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी और इनको कोटवाल बनाया अहमदाबाद का। यानी अहमदाबाद के ये जिम्मेदार बन गए। कहते हैं कि किताबों में ऐसा लिखा है कि 500 चोरों को उन्होंने फांसी दी और उसके बाद जो है अहमदाबाद में चोरी लूटपाट का मामला बिल्कुल खत्म हुआ। और इसलिए इनको लक़ब दिया गया कि मुहाफिज खान। इन मुहाफिज खान का लक़ब जो है इनको भी इसीलिए दिया गया। इसका मतलब क्या होता है मुहाफिज खान का लक़ब जो है, उसका मतलब जी, ये लक़ब जो है उसका मतलब क्या होता है? मुहाफिज खान का मतलब हिफाजत करने वाला, हिफाजत से मुहाफिज है। तो अहमदाबाद की हिफाजत की, उसके हिसाब से उनको लक़ब दिया मुहाफिज खान। तो ये इस तरह मुहाफिज खान नाम से ये मशहूर हुआ। और तो ये मुहाफिज खान की जो यानी इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है, एक तो ये कि इन्होंने अहमदाबाद को एकदम क्या कहते हैं सुरक्षित बना दिया, यानी यहाँ चोरी वगैरह लूटपाट बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन इनका एक दूसरा अचीवमेंट्स है जो मशहूर है तारीखी किताबों में, वो है चांपानेर की वॉर में हिस्सा लिया। चांपानेर गढ़ है। महमूद बेगड़े का जो नाम महमूद बेगड़ा क्यों हुआ, क्यों, इसके पीछे दो वजह। एक वजह जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है कि उन्होंने 2 गढ़ जीते, है ना। गढ़, एक जूनागढ़, दूसरा पावागढ़। इससे 2 गढ़ जीते तो बेगढ़ है ना, इसलिए बेगड़ो हो गया, बेगढ़ से बेगड़ो हुआ। एक जो गुजराती जो हिस्टोरियंस है वो लिखता है कि भाई बैल की जो होते हैं ना तो सींग होती है ना, तो वो उनकी मूछें थी ना उसकी सींग जैसी थी बैल, इसलिए बेगड़ो बोलते। तो वो बेगड़ो से बेगड़ो हो गया। तो वो बैल की सींग जैसी उनकी बड़ी ऐसी मूछें थी, इसकी वजह से भी इनका नाम महमूद बेगड़ो बना। उनकी खाने के वगैरह में भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ तो किताबों में दर्ज है, कुछ लोगों ने मतलब क्या चला दी है। एक तो जैसे वो बात तो थी कि इनकी अम्मी इनको जहर देती, वो किताबों में भी ज़रा है, मीरात अहमदी, वो लोग क्योंकि किताब है ये लिखी गई ना स्टोरी 100-150 साल बाद लिखी गई। तो जो लोगों के ज़बानों पे था जो बात, वो जहर इसलिए देती थी कि सुल्तान कुतुबुद्दीन थे जो उनके मतराए भाई थे, उससे मुस्तकिल खतरा रहता था। और उन्होंने कोशिश की सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कि इनको किसी तरह से वारसदार यानी जो क्या कहते हैं नया उभरता हुआ खतरा है इसको ख़त्म कर दें। लेकिन वो शाह आलम रहमतुल्लाह के वहाँ मकान के पास रहते थे, शाह आलम, तो वो हिफाजत से रहे। उनकी बीवी जो मतलब इनकी अम्मी जो थे, यानी बाद में शाह आलम रहमतुल्लाह उनकी शादी की मुगली बीवी, वो उनके साथ रहते फतेह खान। तो उन्होंने कोशिश भी की, यानी यहाँ तक कहते हैं कि रूप मंजरी जो रूपमती जिनका हमने देखा उनको भेजा भी लेने के लिए, लेकिन वो ला नहीं पाई उनको, महमूद बेगड़े को। और बाद में शाह आलम रहमतुल्लाह ने उनके लिए एक भविष्यवाणी उस वक्त की थी, ये आने वाले दिनों में मतलब जो है अभी ये तेरा हाथ खींच रही, आइंदा दिनों में तू उसका हाथ खींचेगा। मतलब वो उसकी रानी जो थी सुल्तान कुतुबुद्दीन की, वो आगे जाके महमूद बेगड़े की रानी बनी। तो हम आते मुहाफिज खान पर वापस। तो ये उनके सिपे सालार। और पावागढ़ जो जीता, क्यों जीता, उसके पीछे वजह ये थी कि जब वो वहाँ जूनागढ़ में थे और
तो यहाँ अहमदाबाद में, बड़ौदा और डभोई में कुछ जो लूटपाट होती थी, उसमें चांपानेर का राजा था, राजा जयसिंह, उसको पत्ताई रावल भी बोलते हैं, उसने बहुत मदद करता था। यानी किसी तरह से जो सल्तनत बनी हुई थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करा। तो आखिर में इन्होंने फैसला लिया महमूद बेगड़े ने कि अब इस पर पावागढ़ पर जो है अटैक कहना चाहिए। इसके पहले वो जूनागढ़ जो है वो जीत चुके थे 1470 में, 69 में, और उसके बाद ये 1482 आया। उस दौरान जो है इन्होंने ये पावागढ़ जीता, और पावागढ़ में जब इन्होंने यहाँ से बड़ा लश्कर के साथ जो है वहाँ पर पावागढ़ को घेर लिया, तो उनके साथ 3 सीपे सालार थे, वो बहुत मशहूर। एक तो मलिक सारंग, जिनके नाम से सारंगपुर बनाया ना, मलिक सारंग के नाम से बनाए, वो भी न्यू मुस्लिम थे, यानी रजपूत फैमिली से थे, 2 भाई थे। उनमें से एक भाई ने इस्लाम कबूल किया, उनको महमूद बेगड़े ने आगे बढ़ाया, और मलिक यानी मतलब उनको क्या कहते हैं, यानी ये खूबी है कि न्यू मुस्लिम को आगे जाके जिम्मेदारी दी और वो वहाँ के मलिक बने। यानी उस एरिया जो मलिक सारंगपुर का एरिया है ना, वो उन्होंने बनाया मलिक सारंग, उनके नाम की। उनका मजार जो आप बाजू में आप देखते हैं ना, मस्जिद स्टेशन के पास में, वो सीधी बशीर की मस्जिद, उनके अंदर उनका मजार है। और उनकी बनाई हुई मस्जिद आशुड़िया में वीरान है, रानी की मस्जिद बोलते हैं उसको, उनकी रानी के नाम पर उनकी बीवी का मजार वहाँ है। एक मलिक सारंग थे, एक मलिक अयाज थे। मलिक अयाज थे, वो भी न्यू मुस्लिम थे। वो ऐसे रशिया में पैदा हुए थे, बहुत यानी ताजुब इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। ये रशिया में पैदा हुए थे, और जब वो किसी वो जंग में हार गए तो तुर्कों ने उनको कैप्चर कर लिया, गुलाम बनाकर लाए गए। एक व्यापारी था, वो जब गुजरात में आया तो उसने महमूद बेगड़े को खुश करने के लिए उनको तोहफे मिले। लेकिन महमूद के बहुत इंटेलिजेंट थे मलिक अयाज, फॉरेनर थे, तो महमूद बेगड़े की खिदमत में थे गुलाम के तौर पर। तो कहते हैं कि एक बार कुछ बाज पक्षी जो है ना ऊपर उड़ रहा होगा, उसके ऊपर से कुछ चीज़ गिरी, सुल्तान के ऊपर गिरी, तो उसको नागवारा गुजरी, उससे तीर मारा और उड़ते बाज को गिरा दिया। तो सुल्तान महमूद बेगड़ा बहुत खुश हो गए, और उन्होंने उनको गुलामी में से आज़ाद भी कर दिया। और आगे जाके जो नेवी है, नेवी के इंचार्ज उनको बनाया, नौकादल। अहमद शाह के बादशाह के ज़माने में नेवी बन गई थी गुजरात की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। जब महमूद बेगड़े का दौर आया तो नेवी बहुत पावरफुल हो गई, क्योंकि पोर्टुगीज लोगों के साथ बाद में जो है कश्मकश शुरू हो गई। ये मलिक अयाज भी पावागढ़ जीतने में, मलिक सारंग तीसरे थे, मुहाफिज खान, ये तीनों ने, और महमूद बेगड़ा खुद भी थे, ये सब ने मिलकर जो है 20 महीने घेरा डाला राजा जयसिंह। और ये चांपानेर यानी पावागढ़ जो किला था ना, वो आसान नहीं था जीतना। इसके पहले अहमद शाह बादशाह ने भी कोशिश की थी, लेकिन नहीं जीत पाए। उसकी वजह थी कि उसकी जो कोर्ट है, डिफेंस वॉल है, वो 30 लेयर है। पहले एक, उसको आप खुदा के अंदर जाओ तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, आखिर में आप अंदर जा सकते। तो इतना ज़बरदस्त उसका डिफेंस का स्ट्रक्चर है कि किसी के लिए पावागढ़ जितना आसान नहीं था। तो राजा जयसिंह जो पत्ताई रावल है, उसका मतलब जो है मतलब नाम था इस वजह से, इसको कोई हरा नहीं सकता। तो उन्होंने क्या करा कि उस ज़माने में ये भी था कि कब तक आदमी लड़ेगा, तो 20 महीने तक घेरा डाला। तो सोचो इतने बड़े लश्कर को ले जाना और वहाँ पर घेरा डालना कोई मामूली बात नहीं। और उसी दौर में जो आप इसको चांपानेर के नाम से जाते हैं, इसमें वो कहानी तो घड़ ली गई चांपानेर बाद में। उनका नाम, उस बस्ती का नाम जो महमूद बेगड़े ने, वह जामा मस्जिद की बुनियाद आई, घेरा डाला, उसी दौरान मस्जिद की बुनियाद भी डाली, और वहाँ पर उन्होंने एक कैपिटल बसाया। बाद में गुजरात का कैपिटल बहुत 50 साल तक हो रहा, जिसको हम चांपानेर के भी नाम से जानते हैं। उसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मोहम्मदाबाद है, मोहम्मदाबाद चांपानेर की जो बस्ती है उसका। हिस्टोरियन अलग अलग कहानी बताते हैं कि ये हिंदू राजाओं ने बसाया था, लेकिन जो बस्ती नहीं बसी है, पूरी महमूद बेगड़े की बनाई हुई बस्ती। वो जो चांपानेर की जो बस्ती होगी, या तो ऊपर थी या तो साइड में कहीं। तो ये जो बस्ती है वो मोहम्मदाबाद के नाम से उन्होंने बसाई। 50 साल तक वहाँ पर कैपिटल रहा, लेकिन जब हुमायूं ने उस पर हमला किया तो चांपानेर जो है पूरा तहस नहस हो गया। बाद में की सल्तनत की जो हालत ख़राब हुई, उसमें बिल्कुल वीरान सा हो गया। आप जाओगे आज तो बहुत अफसोस होगा। वीरान मस्जिद है, अहमदाबाद की जैसी मस्जिदें, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बहुत सारी मस्जिदें, कहीं 20-22 मस्जिद है। उसमें 2-4 तो बहुत मशहूर है मस्जिद है, केवड़ा मस्जिद है, जामा मस्जिद है, लेकिन सब वीरान है, कहीं नमाज नहीं है। तो आपको देख कर अफसोस हुआ। तो ये पावागढ़ की फतेह की भी कहानी है, और पावागढ़ बाद में बर्बाद हुआ, वीरान हुआ। लेकिन उसमें अफसोस की बात यही है कि एक बसाए हुए शहर को देखने आज मुसलमान भी नहीं जाते। जो अहमदाबाद के कैपिटल के लोग हैं वो भी कभी कभी पावागढ़ को देखते। तो बात आते हैं कि कैसे फतेह किया। तो उनके पास है ना इंजीनियर्स थे,
यहाँ से अहमदाबाद से जो है मुहाफिज खान इंजीनियर ले गए थे, तो मुहाफिज खान की निगरानी में कुछ सुरंगें बनाई, यानी जो कोर्ट था ना, कोर्ट के अंदर में सुरंगें बनाई, सुरंग में एंटर हुए, और जब वो सुबह नाश्ता चाय पानी करे उस दौरान हमला कर दिया। एक तरफ जो है मलिक अयाज जो है तोप लेकर आए थे गुजरात में, इंडिया में सबसे पहली तोप इस्तेमाल हुई ना पावागढ़ में इस्तेमाल हुई। आपने शायद तारीख या हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक सवाल पूछा जाता है कि मुस्लिम वो कॉन्स्टेंटिनोपल क्या रे जीती हुई 1453। कॉन्स्टेंटिनोपल किसको बोलते हैं? आज जो इस्तांबुल है उसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, और वो इसलिए मशहूर है कि उसका जो दीवार है कोर्ट अजय बोलते थे, इसको कोई जीत नहीं सकता, समझे? ऐसी बात है कि इसको कोई जीत नहीं। तो किसने बताया? जो क्रिश्चियन राजा था, वो था एम्पायर का, वो बाइजेंटाइन एम्पायर जिसने बनाया, कॉन्स्टेंटाइन है ना, उसने जो इस कॉन्स्टेंटिनोपल को बनाया। यानी रोमन एम्पायर था, आपने सुना होगा, तो रोमन एम्पायर के दो हिस्से हो गए, एक तो रोम में उसकी कैपिटल था, दो टुकड़े हुए, तो दूसरा बना बाइजेंटाइन एम्पायर। जो आप सिस्टम का जो इस रोम के एम्पायर से मुकाबला हुआ वही कॉन्स्टेंटाइन का ही जो है उनकी पीढ़ी के लोग थे जिनसे मुकाबला हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर से उनका मुकाबला हुआ। तो आप सिस्टम ने पेशन को ही की थी कि आने वाले दिनों में मुसलमान इसको फतेह करेंगे, और उसके लिए खुशखबरियाँ दी। तो बहुत सारे सहाबाए किराम रदियाओं ने इसको फतेह करने की कोशिश की। आखिर में जो है उन्होंने उसको फतेह किया। तो वो फतेह कैसे हुआ? तोप एक ईसाई ने ईजाद की, लेकिन मुस्लिम सुल्तान ने उसको हायर किया, तोप डेवलप की और तोप से उसकी दीवार उड़ा दी। दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि उस वक्त जो है ना पीछे के रास्ते से उन्होंने हमला किया जहाँ से उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने रेती में जो नाव होते हैं तो नाव बनाए, बीच में थोड़ी सी क्या कहते हैं ज़मीन थी, तो उनको ऐसा था कि वहाँ से नहीं आएंगे, तो पहले पानी में जहाज तिराए, फिर समंदर में जो ज़मीनी रास्ते पर घसीट है, फिर वापस नाव में लेकर पीछे से अटैक कर और इधर तो से अटैक कर। तो जो नई मतलब जिसके बारे में कहा जाता है अजय है, ये जीत नहीं सकते, उसको जीता। बात यह है कि वो जो तोप इस्तेमाल हुई, उस तोप को मलिक अयाज 1453 में वहाँ इस्तेमाल हुई, 1482 में वो तोप गुजरात में आ गई, मलिक अयाज उसको लेकर आए। वो तुर्क लोग भी थे, तुर्क लोग उसको तोप में यहाँ लेकर आए। मलिक अयाज नेवी के इंचार्ज, फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर पावागढ़ में उसने हमला कर दिया, मलिक अयाज। और इधर महमूद बेगड़े ने भी हमला कर दिया। इस तरह से पूरा पावागढ़ जो है 20 साल मतलब 20 महीने घेरा डाला, वो आखिर में जीत लिया। उसको अहमदाबाद लाए, 5 महीने उसकी ट्रीटमेंट दी, उसको दावत भी दी कि आप इस्लाम कबूल करके रह सकते हैं। बाद में उसको कत्ल कर दिया, और वो जैसी उस तरह पावागढ़ को फतेह की। तो मुहाफिज खान का रोल, अचीवमेंट्स जो है वो इसमें पावागढ़ जीतने में। इन्होंने मस्जिद जो तामीर की पावागढ़ जीतने के बाद अपने नाम के लिए 1485 में ये इन्होंने मस्जिद तामीर की। आप इसकी खूबसूरती आप देख सकते हो। अहमदाबाद की रानी सिपरी के बाद दूसरी खूबसूरत मस्जिदों में ना 3rd नंबर पे हुआ है, दूसरे नंबर पर ये आपके पिलर्स से, वही पिलर्स में भी सीढ़ियाँ हैं, अंदर से ऊपर जा सकते हैं। मैं एक बार गया भी हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप उसके नक्शी काम देखते हो ना, ये बहुत अच्छा बनाया गया है, क्योंकि ये जो बनाई है ना, ये भी महमूद बेगड़े के ज़माने में बनी है, लेकिन हो सकता है कि उसके टाइम पीरियड के बाद में बनी है। तो देखो आप, एक तो इसके मेन चीज़ क्या है कि ये 1819 के भूकंप में ज़्यादातर मस्जिद के मीनारे टूट गए, इसके नहीं टूटे हैं, और एक स्टेशन के मीनार है वो ईंटों के बने हैं, वो भी नहीं टूटे। लेकिन पत्थरों में से यही मस्जिद ऐसी है जिसके मीनार है सेफ है। रानी सिपरी के तो बहुत छोटे हैं, तो वो भी सेफ है। तो इसमें जाने का रास्ता भी है, ऊपर तक देखो आप, उसका नक्शे काम देखो इतना खूबसूरत है। इसके 2 स्टेप है, 3 ही लेयर है, बहुत ज़्यादा लेयर्स भी होते हैं। ये 3 लेयर्स हैं, आप ऊपर जा भी सकते हो, बालकनी में निकल भी सकते हैं, वहाँ भी निकल सकते हैं, दोनों साइड से एंट्री और दरवाजे की है। तो ये है इसकी बालकनी, आप देखो दूसरी बालकनी से बिल्कुल अलग है। आपने बड़ी बालकनी देखी है नहीं, यहाँ बालकनी सिर्फ शो की है ना, बंद है लेकिन सिर्फ शो है, लेकिन इसको बना के इसको बहुत खूबसूरत बनाया है। आपने वहाँ के जो कमानें देखी होगी, बड़ी बड़ी कमान है, ये बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर, छोटी कमान है, लेकिन आपको देखो ये खूबसूरत बना है। ये जो कमल की डिज़ाइन आपको बहुत सारी मस्जिदों में नजर आएगी, लेकिन इसको देखो, इसका नक्शे काम मैंने बहुत छोटा और खूबसूरत बनाया। ये ट्रस्टियों ने जो कुछ भी तय किया, अंदर एसी लगा दिया है, एसी की वजह से ये मतलब क्या कहते हैं, इसकी रौनक थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है, आपसे बनाए गए, लेकिन इसमें गैप नहीं है, स्पेस नहीं है। इससे ज़्यादा आपको झीड़ा नक्शे काम मैं आपको वहाँ बताऊँगा, बीबी जी की मस्जिद, ये जो है इसके। लेकिन ये भी देखो आप कितना अच्छे, ये उसी ज़माने के बने हुए, ऐसे वो मेम्बर के उससे भी है, देखा तो खूबसूरत कर रही है। लेकिन इससे बारीक काम आपको बीबी जी की मस्जिद में जाए। कुछ मस्जिदों में अलग अलग आर्किटेक्चर में चेंज है थोड़ा सा,
तो आप चेंज समझने की कोशिश भी कीजिए, उसको महसूस कीजिए कि यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। हर एक आर्किटेक्ट जी मार्बल में से बना है बीच का हिस्सा, और बाहर का ये जो है ना ये सैंडस्टोन का है, पत्थर में से बना है। और सैंडस्टोन होता है ना बहुत नाजुक रेतीला पत्थर होता है, अगर एक बार भी आदमी भूल करी ना और आने को जो जालियां है ना वो भी है, सब मेहनत गई बेकार। तो ये सैंडस्टोन से मामूल नक्शी काम करना ना बहुत मतलब मुश्किल काम। तो ये इस तरह से इसकी हिस्ट्री है। तो ये मुहाफिज खान की मस्जिद आप देख लीजिए, हम इंशाल्लाह थोड़ा आपको टाइम देता फोटोग्राफ वगैरह भी खींच सकते हैं, फिर हम आगे चलें। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको मुहाफिज खान की और उनकी बताई, इनके बारे में आप समझने की कोशिश भी कीजिए। मुझे लगता है कि मुहाफिज खान का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लोगों को पता भी नहीं कि इनकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन कभी एक ज़माने में अहमदाबाद इन्हीं की वजह से महफूज रहा है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ मुहाफिज खान जो थे ना, यानी ये जो मशहूर हुए जो भी हुक्मरान हमारे, उसकी वजह उनकी इंसाफ पसंदी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे या मुस्लिम और गैर मुस्लिम की वजह से गैर मुस्लिम ने जुल्म नहीं किया, इस वजह से पॉपुलर थे। उनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से लोगों ने उनको चाहा और उन्होंने इतने लंबे साल तक। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सबसे पहले तो ये कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमने लेट मतलब जल्दी शुरू कर दिया वहाँ पर, मतलब इंट्रोडक्शन रह गया है, तो आप सबका इंट्रोडक्शन आ जाए 1 by 1 नाम से, सीधे हाथ से बोलो बेटा नाम क्या, उधर उधर देख। हाँ, पठान आन खान। अच्छा, क्या करते हैं, कौन सी जगह पढ़ते हो? मैं क्रिश्चियन में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? 8। गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश। बेटा आप लोग? पठान मोहम्मद सरफराज खान, मैं गुलशन महल में पढ़ता हूँ, 11th ऑफ कॉमर्स। गुजराती मीडियम। हाँ बोलो बेटा, नाम बोलो। लोहिया नोमान आसिफ भाई, गुलशन महल में पढ़ता है, 11th GM कॉमर्स। सैयद रियान अली, 11th कॉमर्स। भट्टी मोहम्मद है, गुलशन महल स्कूल 11th कॉमर्स। इमन मोहम्मद है आदम भाई, गुलशन महल 12th GM कॉमर्स। अपने कोई खास दिलचस्पी हो तो ये बता सकते हो, इंटरेस्टिंग है, बोलो बेटा। सैयद अरकान, गुलशन महल स्कूल 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स। बोलो बोलो। पठान मोहम्मद अनस खान अशफाक खान, गुलशन महल स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम। ये जो टूर था ना, हम लोग को इतना लगा नहीं था कि ये टूर में हम लोग को इतना मजा आएगी, मगर हम लोग यहाँ पे आए ना तो हम लोग को अभी हमने पूरा टूर भी घूमा नहीं है, पूरा टूर में हम लोग ने पूरा करा नहीं। अभी हम लोग सिर्फ 3 जगह गए, अभी भी 2 जगह जैसी बाकी है। हम लोग को यहाँ पे भी इतना मजा आया ना कि हम लोग ने ये चीज कभी देखी नहीं थी। ये सर आसिफ सर ने हमको ये सब चीजें दिखाई, हम सर का बहुत शुक्रिया कहते हैं, हम सर को थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने हमको ये सब चीजें बताने के काबिल समझा, और हमारी स्कूल जिसने हम लोग को ये सब जगह ले जाने के लिए एक बार सोचा। थैंक यू बहुत। बोलो बेटा नाम। My name is Aman, Bodhani Aman. I am studying standard 12 commerce in English medium. मंसूरी निहाल, 11th गुजराती मीडियम कॉमर्स। अजीम कुरैशी, स्टैंडर्ड 12। अच्छा, कहाँ पर पढ़ते? दीवान मल्लू भाई। गुजराती, यहाँ पर पार्टी। हाँ, इंग्लिश मीडियम। पटेल मोहम्मद मास, दीवान बल्लू भाई, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। मोहरा मोहम्मद ताज, दीवान बल्लू भाई, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। मैं सर पठान रुशान फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 आर्ट्स, दीवान बल्लू भाई। सर आप? मेमन गुलाम मोहम्मद, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई क्लिनिकल न्यूट्रिशन की है। एंड अभी हम अहमदाबाद में बीटा क्लासेस अहमदाबाद नाम की एक कोचिंग क्लासेस है जो हम चलाते हैं। 1st स्टैंडर्ड से लेके 12th साइंस तक हम पढ़ाते हैं, और अहमदाबाद में हमारे 3 ब्रांच। नाम वाला मोहम्मद इंसा, 12th कॉमर्स, EM एवरी स्कूल जमा। वसीम, आपका नाम? मेरा नाम वसीम कुरैशी है और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आसिफ अली? जी मैं आसिफ अली सैयद, MA हिंदी में कर चुका हूँ और टेलरिंग का काम फिलहाल कर रहा हूँ। शेख मोहम्मद हुज़ैमा, मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। शेख मोहम्मद किजन, स्टैंडर्ड 12 हमारे 4 मुसल्ले की पोल है ना, हमारी मोहल्ले की मस्जिद की इमाम साहब के बेटे हैं। बोलो। बुरा मोहम्मद हसन, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है कालूपुर गुजराती साढ़े नंबर से। My name is Farooq Muhammad Yusuf. I study in 8th, 9th, 10th Al-Fallah Islamic School, English medium. My name is Malik Zian Mohammed Rafiq. I am studying 8th class Harvard School.
पठान असलम खान, मैं जॉब करता हूँ कंप्यूटर कोडिंग। आप बोलो सर। મારું નામ પઠાણ રબીઝ ખાન છે અને હું ભુજની મેર શાળામાં ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં આર્ટ્સ વિભાગની અંદર ઇતિહાસ ભણાવું છું। आपका नाम आगे था? मेरा नाम आसिफ। एज ए मैंने पढ़ाई हिस्ट्री से की है BA और जर्नलिज्म से मास्टर डिग्री है। और हम लोग गैर मुस्लिमों में भी इस्लाम पर क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं और हेरिटेज काम का भी है। और मीडिया से हूँ तो मेरे एक यूट्यूब चैनल है अपना शहर अपनी बात, हम शाही मस्जिदों की जो वीडियोस भी बनाते हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को हम ये जो अहमदाबाद के टूरिस्ट प्लेस है करके खान से मस्जिद दिखाने की कोशिश है। तो हम यहाँ शुरू करेंगे और लेकिन थोड़ा सा ये हम निकलेंगे तो हम ग्रुप बना के लेंगे 5-5 लोगों का ग्रुप, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है तो लोग डिवाइड कर देंगे। तो मैं बेसिक बात पर आता हूँ कि ये जो इसका नाम आपको पता है क्या है जगह का? आपने इसको बाई हरीर की वाव बहुत कम लोगों को मालूम है, बाकी ज्यादा इसको क्या नाम से जानते हैं खबर? दादा हरीनी वाव। तो ये दादा हरीर की वाव जिसे दुनिया कहती है, असल में इसका नाम बाई हरीर की वाव। और बाई हरीर कौन थे? तो ये जो सुल्तान महमूद बेगड़े की जो महलों में जो खादिम औरतें थी सेवा करती है उसके सुपरवाइजर थे, उनका नाम था बाई हरीर, लेडी थी। तो उन्होंने अपने पास जो बचत थी, अपने पास जो पैसा था, उसमें से ये वाव भी बनाई और महमूद बेगड़े ने मस्जिद बनाई सब। तो वो महमूद बेगड़े के ज़माने में बनी। इसका साल रहेगा जो इसमें किताबों में जो दर्ज है ईस्वी सन 1500 की साल में ये बनी। यानी महमूद बेगड़े का टाइम पीरियड क्या था? 1458 से 1511। उसके लाइफ टाइम में बनी। उस दौर के करेंसी हुआ करती थी टंका। तो 3,29,000 टंका में ये उस वक्त के खर्च में ये जो हरीर की वाव और तो वाव के साथ ही वो मस्जिद भी है। अच्छा आप ये बता दूंगा वाव क्यों होती थी? पानी का स्टोरेज। तो असल तो पानी के स्टोरेज के लिए होती है, क्योंकि उस जमाने में अपने जैसा है पाइपलाइन से पानी जाता नहीं था, तो लोग क्या करते थे? स्टोरेज करते थे पानी का, उसको इस्तेमाल करते थे, कुएं वगैरह होते हैं। तो असल में तो एक बेसिक कुआ है, हम सब सबसे आखिर में जाएंगे ना, वहाँ एक नेचुरल कुआ यहाँ था ही ऑलरेडी। उस कुएं को वाव की शक्ल में डेवलप किया। वाव मतलब ऐसी चौरस, थोड़ा सा ज्यादा पानी की स्टोरेज हो सके, पानी का इस्तेमाल हो सके। लेकिन पुराने जमाने के लोगों ने किया कि सिर्फ स्टोरेज नहीं है, उसको देखने की, घूमने फिरने की जगह के तौर पर डेवलप किया इसको वाव के। तो वाव राजस्थान और गुजरात में अक्सर पाई जाती है। राजस्थान में भी बहुत सारी वाव है, 1-2 मशहूर वाव भी है। ये अहमदाबाद और गुजरात में आपने 2 वाव जो सरकार ने प्रमोट की है, खास करके आपने देखी होगी। वो एक तो राण की वाव पाटन है ना, उसका एक करेंसी के नोट उसका फोटो भी आता है पीछे। हाँ, राण की वाव वो पाटन में अभी लाइट एंड साउंड शो 1-2 दिन में शुरू हुआ है वहाँ पर, लाइट एंड साउंड शो। लेकिन क्योंकि वो किसी गैर मुस्लिम ने बसाई है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिला है। अब एंड अडालज की वाव भी है, ऐसा मुस्लिम महमूद बेगड़े के ज़माने में बनी। और जो उनका नाम है वाघेला, उनकी बीवी थी रुदान देव, उसके नाम पे। उसके बारे में कुछ स्टोरीज है कि उन्होंने सुल्तान से किसी ने या उनके मलिक ने ऊपर आशिक हो गया था, उनका के वाव बनाओ, फिर वाव में उन्होंने सुसाइड करा। तो ये सिर्फ कहानी है, इसका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन ये पता चलता है कि आप ये वाव देखो बाई हरीर की, अडालज की वाव देखो, तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेम है, बस ये उसमें कुछ मूर्तियां हैं, है ना। तो ये जी मैं बता, ऐसा परफेक्ट साल नहीं है, लेकिन ईस्वी सन 1500 में मुकम्मल हुई, वो तारीख किताब में मौजूद है। तो बनने में कुछ साल तो जरूर लगे होंगे, लेकिन जो कदवा लिखा जाता है, मैं नीचे बताऊंगा, उस कदवे में जब मुकम्मल होती है, जो इनॉग्रेशन की तारीख होती है, आज ये कंप्लीट होकर अरेबिकમાં શિલાલેખ बताओ उस बात બંનેમાં તારીખ અલગ લગાવો उनका उससे आगे और उन बेसिक बात आगे आ भी जाए। तो ये जो बाई हरीर थे, इन्होंने 3,29,000 में किया। तो ये क्यों बनाते थे कि एक तो पानी का स्टोरेज भी हो और पूरी खूबसूरत की जगह भी। हम नीचे जाकर देखेंगे, एक स्टेप उतरेंगे तो थोड़ा सा आपके ग्रुप को डिवाइड कर ले 2 ग्रुप में स्कूल के, है ना। बेटा क्या नाम आप हो गए? 5 के ग्रुप 5 हाँ। और आपका ग्रुप एक साथ रहेगा, आपके बच्चे बेटा आसिफ भाई, आप ये जो बच्चे हैं ना, इमाम साहब की उचारी आप साथ में रहेंगे, आपके साथ तो रहेगी, है ना। तो ये क्या कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ये देखो, ये जो उतरेंगे ना, कोई भी भूल से भी सामने की तरफ नहीं जाएगा। ऊपर जब जाऊंगा मैं तो कुआ पे तो यूं ही लाओ, ज्यादा झुक के देखे डिजाइन, ऐसी मत बेवकूफी कराओ, नहीं तो सीधे नीचे आओगे। 5 फ्लोर है और पैर स्लिप होगा तो भी नीचे आओगे। और नीचे पानी है
तो पानी के आजू बाजू जाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूर से देखेंगे। तो पैर यहाँ लील है, लील जरा भी पैर स्लिप करा सीधा पानी में जाओगे। ठीक है, अब रानी की वाव जाओगे सिर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां, उनमें नंगी मूर्तियां भी है, बहुत सारा ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर आपको मूर्तियां नहीं नजर आएगी। अडालज की वाव में कुछ कुछ जगह है मूर्ति, क्योंकि ये माना जाता है कि उसके जो वाघेला वंश के जो लोग थे जिन्होंने बनाया, उन्होंने वो सुल्तान के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो किताबों में दर्ज है गुजरात में सांस्कृतिक इतिहास में, उनसे रिलेशन की वजह से उस दौर में बनी महमूद बेगड़ा के दौर, जिन्होंने ये वडालज की वाव बनाई होगी उन्होंने ये बनाई होगी, सेम पीरियड में बनी। और वो जो राणकी वाव वाले जो उन्होंने बनाई होगी उन्हीं के नस्ल के लोगों ने ये बनाई होगी, हिंदू कारीगरों ने बनाई है। क्योंकि यहाँ जो एक अरबी में है जैसा कह रहे थे, और इधर जो है वो संस्कृत में है, तो इसमें 1500 की साल है। ये संस्कृत का तो बाद में लाड़ा गया, ओरिजिनल अरबी में। और वाव का शिलालेख है जो मस्जिद है, मस्जिद का शिलालेख बॉम्बे में एक जगह पर है, वहां उसमें रखा हुआ है, और उसकी साल भी उसमें बताई हुई 1500, यानी उससे पता चलता है कि उसमें बनी है। उसमें जो नाम लिखे हैं वो सुपरवाइजर है मुसलमान का बी हामिद नाम है ना। उसके अलावा गज्जर है और दो वीरा है, देवा है, इस तरह के गैर मुस्लिम जो बड़े होंगे जो सुपर उनके अंदर में जो काम करने वाले, उनके नाम भी इसमें दर्ज है ना। और श्री गरान ऐसा करके भी नाम है, दूसरे एक दो नाम और हैं जिसका इसमें जिक्र है। तो सुपरवाइजर मुस्लिम थे, लेकिन कारीगर और जो दूसरे स्टाफ के लोग थे वो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने बनाया। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा भाई, खोदा होगा ना, तो पहले ऐसे ऐसे खोदते आए होंगे। नहीं, नीचे क्योंकि नीचे वो था ना, कुआं था, तो नीचे से खोदते खोदते फिर ऊपर स्टल कर लेंगे। हाँ, यानी खोदा कुआं था ना, ऐसे जनरली तो हम कोई ऊपर से खोदते नीचे नीचे गैप बनाते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि यूं मतलब अक्सर जैसे ऐसा भी कर सकते थे ना कि कुआं यहाँ है तो चलो थोड़ा दूर से खोदना शुरू करते हैं, प्लानिंग कर ऐसे खोदा गया है। और ये ना मिट्टी ऐसे ऊपर चढ़ाते गए, और जैसे वो ऐसे नीचे सपोर्ट के लिए आसपास ये पत्थर लगाते गए। और आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसको मजबूताई देने के लिए, यानी तो ये जो मिट्टी होती है ना बीच में जितना खोदते हो तो ऊपर की मिट्टी घस नहीं जाए, उसके लिए इसको सपोर्ट देना पड़ता है। अगर यहाँ है आदमी तो आप ऊपर आदमी बैठा है, खड़ा है, तो ये पूरा इतने सालों पुराना है, 600 साल पुराना है, तो भी ये सेफ है। तो उसको स्ट्रक्चर कैसे दिया होगा? अच्छा ये बताओ, ये कैसे बनी होगी? ये सोचकर बताएं, क्यों 600 साल तक इतनी मजबूत रही है? डायरेक्ट कहाँ सीमेंट है इसमें बताओ? डायरेक्ट जो खोदा था उसमें से डायरेक्ट उसको दिया। पार्ट कितने इसमें? सिंगल एक ही है। नहीं, मल्टीपल ब्लॉक्स करके उन्होंने बनाया है। बोलो, आप गा चुके हो ना? नहीं, पहली बार आया। अच्छा बोलो, कैसे बनी होगी? कितने पार्ट्स हैं और कैसे बनाई होगी? 3 पार्ट्स, 4 बताओ। और वो ऊपर 3 पिलर में, देखो ये 4 पिलर में कैसे सेफ रहे। आज के जमाने में आरसीसी बनाते ना, 50-60 साल बाद तो ऐसे बिल्डिंग सरकार कॉर्पोरेशन नोटिस देती है, भयजनक मकान उतार ही लो, बराबर। तो 600 साल बाद भी मकान नहीं उतरा, ये सेफ रहा, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। देखो इसके ना 3 है, एक ये भाग, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तीसरा भाग है, और इसके ऊपर ये पत्थर रखे हैं। और जो पत्थर है ना सब यहाँ के नहीं है, ये सब ईडर से लाए गए। तो आप सोचो, ईडर से पत्थर लाना, उस जमाना में रेलवे, ट्रेन, टेम्पो कुछ नहीं था, कोई जानवरों पर लाद कर लाते होंगे, और उसको फिर तराशना ऐसे, उसका परफेक्ट डिजाइनिंग करना। आप ये डिजाइन देखो यहाँ से कितना परफेक्ट है। आप खड़े हो बीच में, रिटर्न में जब आओ तो आपको दूंगा, देखो आप यहाँ खड़े रहकर मैं बताऊंगा फोटो कर, लेकिन कोई भी उधर नहीं जाएगा, सिंगल आदमी जाएगा, मैं यहाँ से सीधा घर रवाना कर दूंगा, जरा भी नहीं चलाऊंगा। कोई बोलो या मैं वहां जाके लाओ फोटोग्राफ खींचो, यहाँ से सीधा घर रवाना कर दूंगा, टूर कैंसिल उसकी, इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली। तो ये सब जोखमी है। यहाँ खड़े रहोगे, देखो आपको मैं बताऊंगा, यहाँ सब गेट पे खड़े होगे, वहां से फोटोग्राफ लो, यहाँ आप बैठोगे, नीचे से फोटोग्राफ लो, फोटोग्राफ ऐसा आएंगे, नीचे ये सब बैठेंगे ऐसे, ये स्टेप पे बैठोगे तो ऊपर से लोगे, या यहाँ खड़े रहोगे, यहाँ बीच में से कोई फोटो लेगा, यहाँ बीच में खड़े होगे पूरा तक आएगा, ऊपर का भी नजारा आएगा। ये 2 जगह पे स्टेप पे आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो ये जो है ना ऐसे हटाते गए, यानी मिट्टी नीचे से ऊपर हटाते गए, नीचे सपोर्ट देते गए। और देखो नीचे जैसे जाएंगे ना, ऐसे प्रेशर बढ़ता है, मिट्टी का हाइट बढ़ती है, तो नीचे डबल आएगा, पिलर्स बढ़ जाएंगे। दूसरी बात आपको ये ताजुब होगा, आपको ये देखते हैं, ये देखो ये पत्थर देखो, ये बांके चौके क्यों है? सीधे पत्थर, ये भूल किसी कारीगर की भूल है। ये देखो ये
ऐसे टेढ़े तिरछे, अच्छा सीधे भी नहीं है, आधे यूं है आधे इधर है, ऐसा क्यों किया होगा? पकड़ के लिए कि नादान लोगों ने बनाया नहीं लगता। और ग्रिप लोग कहते हैं ना कि जो पुराने जमाने के लोग जाहिल होते हैं ना, अभी मॉडर्न जमाने के लोग अक्लमंद है, तो हो सकता है ना कि उनके बेवकूफी की वजह से बने हुए ऐसा। नहीं तो ग्रिप होती है ना, हिले नहीं है भूकंप के वजह से। जब भूकंप आते थे ना तो ये हिलते थे। तो आप सीधी ईंटों की दीवार होगी ऐसे एक के ऊपर एक, तो फौरन हिलेगी, सब नीचे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे देखेंगे तो नहीं हिलेंगे। इसके बीच में देखो फिर ने ये ऐसा क्रॉस करा है, क्रॉस। ये क्रॉस क्यों करा है? सीधी भी रख सकते थे, वही एक दूसरे के जरिए बिठाई गई है। अच्छा, एक दूसरा एक बात नहीं समझ में आ रही, ये पत्थर है, इसके ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया है, इसके ऊपर तीसरा पत्थर रख दिया है। तो उस जमाने का सीमेंट मजबूत था, ये गिरा नहीं, अभी हिले है तो सट करके नीचे आ जाना चाहिए ना। भाई एक पत्थर ऊपर दूसरा रखा है, इसके ऊपर तीसरा रखा है, फिर चौथे पत्थर रख दिया, तो गिर के नीचे नहीं आ जाना चाहिए, तो गिरता क्यों नहीं? आज भी, आज तो पिलर आरसीसी के बनते हैं ना, तो आरसीसी के पिलर तो जमीन से लेके ऊपर तक उसकी होती, तो भी 60 साल में हिल जाते, हिल जाते कि नहीं? पिलर्स कहाँ से दिए? जमीन के नीचे एक दो पिलर, फ्लोर नीचे से पिलर्स वो देते हैं इसीलिए, तो उसको सब जगह जॉइंट्स देते हैं, इतनी मजबूत बना दे तो भी 60 साल में कि भाई हमें उतार ही ले, हमारा भयजनक मकान। तो ये क्यों इतना भयजनक नहीं हो? वाई, कुछ तो वजह होगी ना। ये खाली पत्थर रख दिए, एक के ऊपर दूसरा पत्थर सीमेंट से पूर दिया, तो सीमेंट कहीं तो पिघलना चाहिए ना, कुछ भी हो, कितना भी मटेरियल हो, कि मटेरियल बहुत जोरदार था इसलिए नहीं गिरा, क्या वजह रही होगी? बोलो, ये 3 भाग हले क्यों नहीं एक दूसरे से? इतना सारा भूकंप आया है, कितने भूकंप आ गए गुजरात 1819 में, देखा ना, सब मीनारे टूट गए थे, ये क्यों नहीं टूटे? बीच में होगा कुछ, सीलिया तो था नहीं। देखो ये ना नट बोल्ट की शक्ल में फिट किया, वो आपने वो देखा है, आपने क्या कहते हो गेम खेलते हैं ना अपने, वो जमाने की खबर है, ये ऐसे देखो ब्लॉक्स गेम, ये ऐसे आता है, हाँ ब्लॉक्स एक दूसरे में सेट करते, कॉर्पोरेशन के पत्थर होते हैं ना ब्लॉक्स, ऐसे सेट करने के, तो ये ब्लॉक्स टाइप सेट किया है। देखो ये पत्थर को एक दूसरे के साथ फंसाया है, तो वो हिलेंगे नहीं, हिल के भी ऐसे ही रहेंगे। और इसमें क्या किया खबर, नट बोल्ट टाइप है, मतलब ये जो पत्थर है ना, इसका एक हिस्सा बाहर आता होगा, और अंदर जो है ना इसके वो स्पाइरल गोल नट होती है ना, ऐसा यूं उसके अंदर बोल्ट फिट करते हैं ना, तो ये पत्थर रखा, इसके अंदर एक गैप है, उसके अंदर इसका बाहर का हिस्सा है, उसको फिट करा, इसको गोल घुमाया, घुमा के पत्थर टाइट कर दिया, इसके ऊपर फिर ये पत्थर, इसके अंदर भी ऐसा है, इसमें होल है, उसके ऊपर का एक हिस्सा बाहर आया है, वो नट की तरह गोल गोल घुमा के इसको टाइट कर दिया, फिट, इसके ऊपर ये पत्थर, इसे हर एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ फिक्स किया है कि ये इसको यहाँ काटा तो दूसरा एग्जैक्ट परफेक्ट इसकी तरह फिट होएगा, इसलिए हिले तो भी नहीं गिरते, तो नट बोल्ट की तरह एकदम टाइट है, तो 600 साल से नहीं गिर रही इमारत। तो उस जमाने के जो भी आर्किटेक्चर्स होंगे जिन्होंने डिजाइन बनाया, कितना प्लानिंग से और कितना सारा है ना, अभी तो 50-60 साल में बिल्डिंग हाँप जाती, अगर 100 साल जीत जाओ तो इनाम देना पड़े, और 600 साल से टिकी है, माशाल्लाह, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 5 फ्लोर की है, अजू इसके नीचे एक 2 स्टेप और है। जब बारिश में आप गर्मी की सीजन में आएंगे ना, तो बिल्कुल पानी सूख जाता है, सिर्फ कुएं का थोड़ा बहुत पानी रहता है, जो लास्ट में है ना बिल्कुल वो कुआं है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन उसके पहले फ्लोर है, बहुत खूबसूरत बनाया है, वो आपको ऊपर से दिखेगा, मैं ऊपर से दिखाऊंगा, है ना। और वहां नीचे उतरने की सीढ़ियां भी है, तो वो भी बताऊंगा, सीढ़ियां भी है, यानी वहां से ऊपर से नीचे उतरना हो ना तो सीढ़ी भी उतर सकते हैं। दूसरा आप ये देखते हो भाई, बात है नहीं आपस में। दूसरी बात ये है कि आप ये महसूस करो कि देखो ये जैसा वजन बढ़ रहा है ना, आप डबल पिलर्स आ गए, आपको आप ये फ्लोर कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 फ्लोर का वजन उठाने के लिए डबल पिलर्स किए। आर्किटेक्चरों ने कितना जबरदस्त वो लगाया हुआ, प्लानिंग किया है, जैसा लोड बढ़ेगा ना ऐसे पिलर्स बढ़ेंगे। देखो ये सब डबल है, बीच में आगे भी ऐसा है, ये सिंगल है ना, फिर आगे जाके फिर वहां बीच में है ना वो पिलर्स, देखो यहाँ से वो भी डबल है, वो भी डबल है लास्ट में, और बीच में ऐसे अष्टकोण आकार की खूबसूरत वाव है, बहुत ज्यादा झुकेंगे नहीं, ऊपर से बताऊंगा। उसके नीचे उतर गए, अब यहाँ आपको थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, और नीचे जाओगे तो और ठंडक महसूस होगी। वजह क्यों? मुझे हवा का एयर सर्कुलेशन होता है, वहां से हवा आती है, कुएं से ऐसे यूं जाती है, यूं ऊपर जाती है, तो जो एयर सर्कुलेशन हो रहा है ना, उससे टेम्परेचर 4-5 डिग्री कम हो जाता है। तो उस दौर में जब बहुत गर्मी लगती थी तो लोग आते थे यहाँ बैठते, काकड़े यानी पहाड़े बेचे ना, वो यहाँ आके बैठने का,
और साइड में देखो ये ना बैठक थी, ये बैठने की जगह, यहाँ के लोग टाइम मतलब अच्छा वक्त गुजारते थे, ठंडक वाला, पानी भी मिलता था पीने का, बैठने की जगह भी और ठंडी हवा भी। ये उस जमाने के पिकनिक प्लेस हुआ करते थे, लोग आते थे देखते थे, समझे, पानी का पानी, पिकनिक की जगह और खूबसूरती की खूबसूरती, ये उस जमाने के दौर। आओ देखो पानी वहां से कुएं से बाहर निकालते थे, कैसे निकालते थे मैं वहां जाके बताऊंगा, लेकिन वहां से देखो ये कैनाल दिख रही है आपको, वो कैनाल से पानी आता है, सेम ऐसी कैनाल उधर थी जो अभी नहीं है, और इस कैनाल से पानी जो है ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो जानवर वगैरह भी पीते थे और खेतों में भी जाता था। और ये आसपास जो है ना भाई वो खूबसूरत बाग हुआ करते थे। तो महमूद बेगड़े की एक पहचान ये है कि उनके जमाने में बाग बहुत बनाए उन्होंने, या यहाँ से लेके जैसे अहमदाबाद का रोड था ना, तो आजू बाजू तरफ पूरे हाईवे पे सब जगह उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, और लोगों को सरकार की तरफ से मतलब कुएं खोद देते थे, लगे क्या यहाँ पेड़ पौधे नहीं है तो कुएं सरकार के खर्चे से खोद देते थे। फिर उन्होंने पूरा हरियाली, गुजरात को हरियाली वाला बनाने में महमूद बेगड़े का बड़ा किरदार, बड़ा रोल है। आपने बागे फिरदौस नाम सुना होगा, उसका नाम अभी वस्त्राल कर दिया, पहले बागे फिरदौस वार्ड हुआ करता था, तो बागे फिरदौस जो है ना महमूद बेगड़े का बसाया हुआ है। उसके अलावा आपने हालोल का नाम सुना है ना, उसका नाम था बागे हालूल, वो चांपानेर के पास उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया था बागे हालूल, उससे हालोल हुआ। और ऐसे ही एक खूबसूरत बाग था फतेह महल, फतेहवाड़ी आपने देखा है ना, फतेहवाड़ी नाम कैसे हुआ, जुवापुरा वाले बताए, फतेह बाग, फतेहपुर सीकरी का नाम था, नहीं फतेहवाड़ी, तो फतेहवाड़ी नाम कैसे हुआ, वहाँ पे महल था ना अंदर, राजा का कोई था, वो अंदर हिस्ट्री में लिखा हुआ क्या था, भूत पलित दरगाह की लाइब्रेरी में जाते हैं, जो मुगल एम्पायर के जो कुछ थे वो अब्दुल रहीम के कोई खास थे उनके ऊपर। जब अकबर ने जीता अहमदाबाद को 1572 में, दिल्ली दरवाजे से अंदर एंटर हुआ और 1572, तो उसमें वो जीता उन्होंने, तो उसकी याद में उनके जो सीपे सालार थे अब्दुल रहीम खान खानान, और रहीम के दोहे आप सुनते हो ना, वो रहीम हुए हैं, रहीम खान खानान, उन्होंने अपना नदी किनारे पैलेस बनाया, वो खंडर हालत में भी हुआ, तो अहमदाबाद वालों की कीमत नहीं है, तो फतेह करने की खुशी में बना, इसलिए फतेहवाड़ी और फतेह बाग था वहाँ बहुत बड़ा, और लोग कहते हैं वासणा तक था, इतना खूबसूरत बाग था, 400 माली काम करते थे, उससे अंदाजा लगाओ 400 माली काम करते, इतना खूबसूरत गार्डन देखने पब्लिक बाहर से आती थी। तो ये महमूद बेगड़े की एक पहचान ये भी है कि उन्होंने बाग गार्डन बहुत खूबसूरत बना। अब आगे चलेंगे, कुआं है और ये आर्टिफिशियल बनाया है, तो ऑलरेडी कुआं था ही बराबर, तो इसमें बारिश का पानी में स्टोरेज होता है, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उससे भी पानी आता है, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल कुआं है ही, वो कुआं है मतलब जमीन से पानी, कुएं में पानी कहाँ से आता है, जो जमीन का पानी होता है जमीन के अंदर, जैसे हम बोर करते हैं पानी निकलता है, तो जमीन में अमुक लेवल में पानी होता ही है, तो जहाँ पानी ज्यादा होता है ना वो कुआं बनाता है बराबर। तो ये नेचुरल पानी भी है और बारिश का पानी भी स्टोरेज होता है। देखो इसको कितना खूबसूरत बनाया, आज तो कौन है इसका हर पिलर को खूबसूरत बनाया, मैं लाया नहीं लेकिन बताऊंगा। अब पुराने जमाने में जो है ना, ये यहाँ गड़गड़ी हुआ करती, कुआं है ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर जाना मत। देखो ये पानी की गड़गड़ी यहाँ आती थी, वो जो होती है ना गोल चक्कर, वो यहाँ से पानी खींचता होगा ऊपर यहाँ से, और यहाँ एक बैल होता, तो बैल है ना आगे जाता होगा, तो पानी की डोल ऊपर से आती होगी, फिर बैल वापस करीब आता होगा तो डोल नीचे जाओगे, फिर पानी भर के आया तो डोल दूर जाओ, बैल दूर जाओ बराबर। इस तरह से पानी यहाँ गिरता था और वहां से यहाँ से यहाँ, देखो ये कैनाल में जाता है उधर और वहां से वहां जाता है, समझे। तो देखो वहाँ का वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों साइड से बैल से पानी ऊपर आता है। एक और भी पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा, गोल बैल घूमता है और पानी का ऐसा चक्कर नीचे से ऊपर आता है। देखो ये है ना भाई हरीर का मकबरा है, उनकी फैमिली के लोग अंदर हैं, तो इसकी आप है ये देखने जैसा, इसका बाहर का एंट्रेंस देखो कितना खूबसूरत बना है, आपको ये कोई और जगह ऐसा नहीं देखना मिलेगा, है ना। और यहाँ ऊपर की पिलर्स की ये डिजाइन देखो, ये ऊपर की और उसके ऊपर की भी देखो, वो भी बहुत खूबसूरत है, एक एक चीज अलग है। देखो हर एक में अलग पैटर्न है, कितनी टाइप की पैटर्न है और कितनी अच्छी लग रही है। नीचे की देखो ये थोड़ा सेम है, कुछ अलग है, लेकिन ऊपर की देखो हर एक की पैटर्न डिजाइन अलग है। और ये देखो ये साइड की पैटर्न, ये भी कितनी अच्छी बनाई है। ये आपने थोड़ी रानी रूपती में देखी होगी, थोड़ा नजीक से देखो तो आपको पता चलेगा। देखो कैसे बनाया, देखो करीब से देखो, ये जितना आपको भाई, ये आपको ऐसे दूर से ऐसा लगता है ना, पर काम देखो ये एक बनाने में कितना टाइम लगा होगा। तो थोड़ा ऊपर नक्शी काम का है, देखो बीच की कमान एकदम सिंपल है ना। देखो बालकनियां भी है जैसे कि और जगह होती है,
और रानी रूपमती में जैसे वो 3 कमान है ना, ऐसा यहाँ भी 3 कमान वाली मस्जिद वो है ना, तो ये सिंपल है, वो ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि पहले बनी है, वो बाद में बनी है। तो झूलता मीनार वो जो है ना मस्जिद, वो भी आप देखो पहले बनी है, सिंपल है। अब ये पैटर्न को वहां ले जाके बहुत ज्यादा खूबसूरत और डिजाइन बना है, बराबर। तो ये आप देखो अंदर से भी अपने दिखा देते हैं। गुम्बद टूट गया था ना। हाँ, ये भी मीनार है बोलते हैं इसको, मीनार टूट गई, गुम्बद अंदर का हिस्सा। मीनारे जो है ना 1819 के भूकंप में ज्यादातर मस्जिदों की टूट गए, उसमें इसके भी टूट गए। ये एक सब की मस्जिद है, देखो आप खबर है, पार्ली शाही मस्जिद भी बोलते हैं, वो भी ऐसी एक सब की है। और बाकी शहर में लोग ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, खाली एक सब की मस्जिद है, इमाम साहब और एक सब, और इधर भी एक सब, बाकी और थोड़े बहुत बाकी सब बाहर पढ़ते हैं। पर रमजान में खास लोग पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए स्पेशल आता है। रमजान में अच्छी खासी तादाद में लोग होते हैं, स्पेशल दरियापुर कालूपुर के लोग यहाँ आते हैं नमाज पढ़ने के। यूं ऐसे वीरान बस्ती में आगे बाजू कोई मुस्लिम बस्ती नहीं है, लेकिन इमाम साहब की खिदमत है और कुछ लोग दरियापुर कालूपुर के यहाँ आते हैं, तो ये मस्जिद थोड़ी आबाद है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हम ये खड़े हैं, ये मशहूर प्लेस है जिसको बीबी जी की मस्जिद या झूलता मीनारा की मस्जिद बोलते हैं। और कुछ साल पहले सिर्फ ये अहमदाबाद की मशहूर जगह नहीं थी, इंटरनेशनल टूरिस्टों के लिए मशहूर प्लेस था। और उसकी एक खूबी है कि यहाँ पर जो है ना झूलता मीनार है, शेकिंग मीनारेट्स, तो वर्ल्ड के टूरिस्ट प्लेस के मैप में ये आते थे लोग मस्जिद देखे टूरिस्ट। तो अहमदाबाद में ऐसे तो हिस्ट्री बताते हैं कि अहमदाबाद में जितनी भी मस्जिद है ना, सबके मीनारे हिलते थे, लेकिन वो मीनारे 1819 के भूकंप के बाद जो है टूट गए। तो बहुत सारे मीनारे तो पिलर से बिल्कुल टूट गए, वो हिलते नहीं थे, लेकिन 2 मीनारे ऐसे थे जो लास्ट टाइम तक हिलते थे। तो वो मस्जिद देखने के लिए लोग टूरिस्ट आते थे। उसमें से एक ये झूलता मीनारा, एक वो सीदी बशीर की मस्जिद जो रेलवे स्टेशन के जमनी बाजू पे है ना, राइट साइड पे, वो मस्जिद के भी जो मीनार है वो हिलते हैं। तो वो 2 मस्जिदें ये और वो देखने टूरिस्ट आते थे। और मैं अपने बचपन में ये मस्जिद देखने आया हूँ, और मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मम्मी पापा के साथ आया था। तो ये वाले मीनार है ना, ये यहाँ पर एक आदमी है, वो हिलाते हैं, और वो हिलाते हैं तो ये दूसरा मीनारा हिलता है, समझे आप। एंड इसमें ताज्जुब की जो बात है ना, वो ये है कि ऐसा नहीं कि आप एक मीनार हिला तो वही हिलता है, एक मीनारा हिलाओ तो दूसरे बाद हिला। तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि वो ये मैंने बाहर आवाज़ दी ना, इस्माइल भाई, वो इस्माइल भाई की फैमिली के लोग बरसों से ये काम करते हैं, यानी जब से मस्जिद बनी है ना, उनकी कई पीढ़ियाँ जो यही काम करती है मीनारे हिलाने का। तो बाकायदा आदमी अपॉइंट थे, वो आवे मीनारे हिलावे बॉडी वाले। तो मेरे को याद है वो बॉडी हिलाओ, फिर दूसरे हम बाकी जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ मीनार है यहाँ पे जाने की, तो इसके ऊपर से 3-4 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाते थे। और ये बीच वाली है ना, वो पिलर वहाँ खड़े रहते थे और हाथ में ग्लास में पानी लेके जाने का, और इससे पानी हिले। तो शुरुआत में तो जब उन्होंने हिलाया तो आधी मिनट 1 मिनट लगा कि बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, टिकट वगैरह, टिकट का चार्ज था टिकट लेके जाने का उधर। तो 1 मिनट तो ऐसा लगेगा बेवकूफ़ बना के हिलता होगा, अपने खुद को याद होगा मीनारा कोई दिन हिला, मैं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। तो 1 मिनट बाद तो सही में हिला, और ऐसा हिला कि कहीं गिर जाएंगे भाई, पकड़ लो मीनारा, समझे। तो ऐसा पूरा पानी बाहर आ गया छलक कर। तो ये यानी ये इसकी खूबी है। और अहमदाबाद की सब मस्जिद के मीनार है। एक हिस्टोरियन है, अंग्रेज थे हिस्टोरियन, वो कह रहे कि मैंने अहमदाबाद की बड़ी जामा मस्जिद में मैं मीनारे पे गया तो मीनारे हिलते थे, लेकिन मैं बीच की कमान के जो है ना, यहाँ कमान के ऊपर के हिस्से में लेटा तो वो नहीं हिलता। अब ऐसी क्या खूबी है कोई नहीं जानता, सिर्फ बनाने वाले लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। आज तक अच्छे बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स आते हैं, सेट के लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, ये राज किसी को नहीं पता। दुनिया में कोई जगह ऐसा नहीं। आप पिज़्ज़ा का जो मीनारा जो फेमस है वो ढल रहा है, और वो उसकी कमजोरी की वजह ढल रहा है, वो एक दिन गिर जाएगा, वहाँ कैमरा रखा है। वो ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि मीनारा हिलाओ और दूसरा हिले। बहुत बहुत तो कमजोरी चीज होती है, तो भाई ये पेड़ हिलाओ तो पेड़ खुद हिले, तो एक पेड़ हिलाने से दूसरा पेड़ हिलता है। तो ये जो आर्किटेक्चर की इतनी बड़ी खूबी है, चमत्कार बोल सकते हैं आप, बनाने वालों ने ऐसी सभी मस्जिद के मीनार हिलते थे। तो सबसे बड़ी इसमें जो खूबी है वो ये है, इसीलिए मस्जिद दिखाने का हमने तय किया। जी मैं बता दूं, ये मीनारे जो है ना ऐसे 1819 में टूटे हैं, लेकिन कुछ लोग लोकल लोगों का कहना ऐसा है कि भाई ये ब्रिटिश लोगों ने उतारने की कोशिश करी, उसमें वो दोबारा मतलब टूट गए। तो 2 चीज़ें, बाकी ज़्यादातर जैसे और मस्जिद के मीनारे टूटे 1819 में, उसमें इसका भी टूटा होगा। दूसरा ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिश लोग, उन्होंने ये जानने की कोशिश की, उसमें भी ये रह गया।
2001 के भूकंप में ये हिस्सा है ना, ये ऊपर का पूरा टूट गया था। तो ISI वालों ने, आर्कियोलॉजिकल वालों ने इसको पूरा वापस से बनाया। और हमारे इस्माइल भाई है, वो मैंने अभी आवाज़ दी, वो पीछे है, ये तारुफ करा तो मैं आपका, इनकी फैमिली के लोग हैं ना, मीनार हिलाते थे पहले से, और ये भी यहाँ खिदमत देते इस्माइल भाई है ना। अभी 2-3 दिन पहले मैं इनसे मिल के गया। तो देखो ये है ना वाइट, आपको है ना, देखो यहाँ वाइट पत्थर दिखता है, बदला चेंज किया है। यहाँ तक बोले नंबर देकर ISI वालों ने उतारे पूरा मीनारा। देखो ये वाइट चेंज किया पत्थर, देखा वाइट। वहां से उतारते उतारते आए, वो गवाह इस्माइल भाई, उन्होंने कहा मैं आया था 3 दिन पहले, जब इन्होंने मालूमात दी, पूरा उतारे, नंबर दिए और वापस से लगाए। और फिर वापस से देखो ऊपर का माल आप देखोगे दूर से, तो आपको लगेगा कि पूरा रिनोवेट किया है। चलो ऐसी पैटर्न नहीं बन पाई है, जैसा दूर से आप देखोगे समझ में आएगा कि देखो रिनोवेट किया है। जो इससे टूटा है वो नहीं। हाँ देखो ये है ना, दिख रहा है पहले के 2 फ्लोर देखो कितने सिंपल है, दो दूर से देखो कितने सिंपल है। नीचे का फ्लोर देखो, वो 2 फ्लोर है टूट गए थे, उसको बनाया ऐसे, पर वो ऐसे नहीं बन पाए जैसा पहले से थे। की हिस्ट्री के बारे में ना भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई मैं आपको बताता हूँ, आप अपने हिसाब से बाद में देखना, मैं आपको स्पेस दूंगा। ये मस्जिद किसने बनाई, उसके बाद में 2 चीजें हैं जो यहाँ मस्जिद के अंदर कदबा है ना, उसके हिसाब से सुल्तान कुतुबुद्दीन ने जो है अपनी माँ मखदूम जहाँ के लिए बनाई। उनका मतलब जो है मजार लोग कहते हैं यहाँ पर बराबर। तो मखदूम जहाँ की उनकी अम्मी का मजार, सुल्तान कुतुबुद्दीन जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, जिनके नाम से आपने दिल्ली चकले में सुल्तान कुतुबुद्दीन की मस्जिद है, उनके नाम पे, तो वो उनका मजार भी है। उनको बीबी जी कहते थे, इसलिए बीबी जी की मस्जिद है। एक चीज तो ये है। दूसरी ASI की जो हवाले, ASI की किताब है जो किताबों में हिस्टोरी में है, उसमें दूसरी एक बात भी है। उनका कहना ऐसा है कि उरेजी सैयद जब यहाँ पर आए, जो खास करके सैयद कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीदीन में से थे, तो उसमें एक सैयद थे सैयद खुंदमीर, उनकी अम्मी को भी बीबी जी बोलते थे। तो इन सैयदों की खिदमत के लिए, एक हो गए दीनी खिदमत के लिए आए थे, दीन की तबलीग करते थे। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उनको मलिक साहबान ने उनके सीपे सालार थे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो देखते थे मलिक साहबान। वो अहमद शाह बादशाह के आखिरी दौर में आए, मोहम्मद शाह के ज़माने में रहे, कुतुबुद्दीन के ज़माने में रहे और महमूद बेगड़ा के शुरुआत के दौर में रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया। तो मलिक साहबान बहुत बड़े सीपे सालार। आपने यहाँ बापूनगर में एक स्टेडियम देखा है, मलिक साहबान स्टेडियम, मलिक साहबान नहीं है, मलिक साहबान, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस जमाने के थे, मेन उसके बराबर, उनके नाम से। तो उन्होंने को सैयद खुद, मतलब उनका बेटे थे मलिक खुशबास, उनको खिदमत के लिए रखा था सैयदों। तो कहते हैं कि बीबी जी ने फरमाइश की कि भाई मलिक साहबान जो रखियाल में उनका मजार भी है, कि वहाँ एक खूबसूरत गार्डन था, कि वहाँ मुझे जगह दे दो। फिर उनको कहा कि नहीं, यहाँ पर तो उनको यहाँ मस्जिद की और मतलब उनका मजार बनाने के लिए इजाजत दी। तो तारीख की किताबों में ऐसा है। दूसरे ये बात भी अंदर दर्ज है कि उन्होंने मलिक खुशबास को कहा कि देखो, मलिक खुशबास ने कहा मेरे लिए ऑलरेडी एक रोजा बनाया हुआ है मैंने। तो उन्होंने कहा बीबी जी ने कि 2 में से किसी का जिसका पहला इंतकाल होगा उनको दफनाएंगे। तो मलिक शाबान के बेटे मलिक खुशबास का इंतकाल हो गया, तो उनको यहाँ दफनाया गया। और ये बीबी जी हैं जो सैयद कुतुबुद्दीन की वालिदा थी, जिनके नाम से 2 मतलब मैंने बताया कि तो सैयद कुतुबुद्दीन की अम्मी के बारे में है जो कदबा है, तो ज़्यादा ऑथेंटिक वही है जो कदबे में लिखा है हमारे नज़दीक। और हमारे जो हिस्टोरियन है प्रोफेसर अब्बासी साहब ने उसको तैयार किया है कदबों के हिसाब से। तो ये हिस्टोरिकल बात तो वही है। दूसरी बात ये, तो ये बीबी जी का कब्रिस्तान आपको पता है, हमदूपुरा में बीबी जी का कब्रिस्तान है। तो बाद में बीबी जी को वहाँ दफन किया गया। और सैयद खुदमीर जो है उनका भी वहाँ मजार है। तो बीबी जी का कब्रिस्तान, मैं खुद कई बार वहाँ से गुजरा, तो उससे बीबी जी कौन है, तो बीबी जी मतलब ये सैयद खुदमीर की वालिदा, उनके नाम से बीबी जी का कब्रिस्तान, उनका मजार भी वहाँ। तो ये थोड़ा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और मैं आपको दूसरी मस्जिद के अंदर चीजें बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा आपको देखने में समझ में आए तो जरा बताइए। देखो ये डिजाइन और ये पैटर्न में क्या फर्क देख के बताओ। नहीं ये खाली है, वो ये इतना हिस्सा और ये हिस्सा, इसके जो पत्ते वो थोड़े झुके हुए हैं, पतले नया है ये पूरा। बताओ कंफ्यूज, दोनों सेम है। ऑब्जर्वेशन करने की निगाह बताओ तो समझ पड़ेगा। इसके अंदर बीच में नहीं है,
यहाँ की डिजाइन वहाँ पे नहीं नहीं ये मैंने बीच की वेल है ना, हाँ क्या फर्क? इसमें और पतले ये थोड़ी पतली बाहर है। ये सबसे पहला है, ये पहले का है, ये टूट गया तो अभी बनाया तो देखो ऐसा बन नहीं पाया ये सही से। अच्छा ये नया बनाए। हाँ तो आप वो देखो कि पुराने लोगों ने कितनी खूबसूरती से नजाकत से बनाया और ये नहीं बन पाया है। नहीं मतलब वो समझ पुराना है। और ये भी देखो आपको फर्क है, बताओ इधर आओ। ये भी हमारे देखो ये देखो, ये देखो ये वाला ये पोर्शन हो, ये और ये पोर्शन अलग ये वाली, ठीक है। ये नवा है। ये समझ में आया ना? वो देखा यानी वो पुराना था। तो आप देखो नवे कारीगरों से वैसा बन पाया, और वो उसके अंदर कैसी 3D टाइप की इमेज है पूरी। देखो आप वो देखो आप पिलर्स के अंदर तक उसका स्पेस है। उस जमाने में कैसा नक्शी इंसान क्या हो गया, 600 साल बाद भी कारीगर वैसा नहीं बना पा रहे है ना। और हमारा एक तारो भी इस्माइल भाई, आ जाओ, हमारे इस्माइल भाई है। मैंने कहा कि इनके भाई इधर आ जाओ जरा सब साथी लोग। ये मैंने अभी आवाज दी ना इस्माइल भाई के घर पर, ये इनके पहले के लोग जो है ना वो इनके बाप दादा वगैरह मस्जिद की खिदमत भी करते हैं, और जो मीनार हिलाने का काम है ना वो ये करते थे। इनके यूट्यूब भी है, न्यूज नेशन वगैरह पे हो तो आप देख सकते हो। मैं आपको चाहिए तो लिंक बताऊंगा। और कुछ आप बताओ, यानी जो ये जो टूरिस्ट आगे थे ना वो जमाना बताओ जब आते थे टूरिस्ट। आज टेक्नोलॉजी के दौर में यहाँ टूरिस्ट आना कम होते, लेकिन जब घोड़ा गाड़ी का जमाना था टूरिस्टों की लाइन लगती। ये अहमदाबाद का ऐसा मोन्यूमेंट है ना कि वर्ल्ड फेमस है। सब में बड़ी खासियत इसकी ये थी ना कि एक मीनार को हिलाओ तो दूसरा ऑटोमेटिक हिलता है। ये मीनार को हिलाओ तो वो हिले, वो मीनार को हिलाओ तो ये हिले। ये मीनार आज की तारीख में भी हिलता है। इसे ऊपर जाने के बाद इसका विंडो पकड़कर धक्का लगाओ तो ये टेरेस के पूरा मीनार हिलता है। लेकिन आपके उसमें से कौन करता था वो काम? ये हमारी 5वीं पीढ़ी है। हमारा परिवार 110 साल से मस्जिद की खिदमत करता है। उस टाइम पर घोड़ा गाड़ी का जमाना था। जब टूरिस्ट आते थे ना तो लाइन लगे रहती थी कि टूरिस्ट को ऊपर ले जाए। तो एक जन बाहर बैठा तो वो ऊपर ले जाके उनको हिला के बताते। लेकिन ये 93 के अंदर दिल्ली का कुतुब मीनार में जो हादसा हुआ उसकी वजह से मीनार को बंद कर दिया। तो फिर भी यानी छूट छाट थी कि टूरिस्ट आते थे तो जाने दिया करते थे। लेकिन 2001 के बाद जब गुजरात में आज तो क्या है ना, तो ये वो अक्खी वाली मीनार की 1.5 मंजिला इमारत नीचे गिर गई। ये राउंड शेप में तार बांधा हुआ दिखता है, यहाँ तक ये नीचे गिर गया। इसको टेरिस तक पूरा मीनार खोल के वापस से रिस्टोर किया। बनाने के बाद आज भी मीनार दिखता है। तो आर्किटेक्टों का कहना ऐसा है कि जो इसकी हिलने की खूबी है ना इसके फाउंडेशन के अंदर तो दूसरे कई आर्किटेक्ट ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कि ईरान की वादियों के अंदर एक पत्थर पाया जाता है जिसको संगे लर्जा कहते हैं। वो पत्थर की खूबी हिलने की खूबी होती है। छोटा 1 फीट का पत्थर ही आता है, लेकिन वो पत्थर को आप हिलाओ ना तो पत्थर रबड़ जैसा हिलता है। उसको संगे लर्जा कहते हैं। वो शायद इसके अंदर लगाओ, ईरान के अंदर पाया जाता है। ईरान के अंदर भी ढूंढते मीनार है, वहाँ उसका यूज किया हुआ। अच्छा वो भी इतने इस तरह? हाँ, उसको संगे लर्जा पत्थर कहते हैं। वो हमारे पास है। और ये मस्जिद के ट्रस्टी हमारे दोस्त हैं खुर्शीद भाई, वो इसके मेन ट्रस्टी है। और इस्माइल भाई यहाँ भी खिदमत देते हैं और इसकी कब्रिस्तान वगैरह में। एक सवाल बोलूं, ये इसको झूलता मीनारा कहते हैं। आप गूगल पे देखोगे ना, और आम उसमें एक दूसरी जगह भी झूलते मीनारे के नाम से फेमस है। वो कौन सी है? ये स्टेशन के बाजू में, स्टेशन के पास जो मीनार है उसको लोग झूलता में बोलते हैं, लेकिन वो हिलते नहीं है। हिलते सिर्फ यही, वो भी हिलते वो सीधी बसीर की मस्जिद के अंदर मस्जिद के वो हिलते कि वो जो है वो तो नहीं, वो स्टेशन के मीनार वो अलग है। इस साइड में नहीं तो उसको भी लोग झूलता मीनार नहीं, जो स्टेशन के इस साइड में सीधी बसीर की मस्जिद में वो तो हिलते ही नहीं है क्योंकि वो तो ईंट के बने हुए। वो ईंट के बने, वो इधर जो सीधी बसीर की मस्जिद के अंदर है। और यहाँ भी टूरिस्ट जाते थे, तो फेमस टूरिस्टों में यही प्लेस था। मैं यहाँ बचपन में आया हूँ, देखा है और अच्छी तरह याद है कि हिले थे। कर रहा हूँ फिर आपका। तो देखो ये रानी रूपमती की मस्जिद है ना, वो इससे ज्यादा अच्छी है। यानी ये जो कमानों के बाजू में ये तो देखो खूबसूरती वैसी है ना, वैसे पिलर्स है। लेकिन जो बाजू की कमान है ना, वहाँ आपको बालकनी है ना, वो देखो ज्यादा डिजाइन वाली है, कम डिजाइन वाली।
ये 1452 में बनी है, वो बाद के दौर में बनी है, इससे ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो आर्किटेक्चर जो डेवलप्ड हुआ है वो जो बाई रीड की वाव थोड़ी सिंपल है क्योंकि एक सुल्तान की खादिमा ने बनाई है, ये सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद है, इसलिए भी इसमें ज़्यादा आर्किटेक्चर वो मतलब ज़्यादा नक्शी काम। देखो और महमूद बेगड़े के ज़माने की जो मस्जिदें थी ना, उसमें जैसा ऊपर का भाग बनाया गया ना ऐसे भी, वो नमाज पढ़ने इसलिए अभी हम नहीं जा रहे आगे, लेकिन देखो इस तरह ही ऐसा आगे बनाया, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा नक्शी काम नहीं है ना, सब जगह थोड़ी थोड़ी अलग है। वहाँ रानी रूपमती में ज़्यादा था, ऐसा ही वहाँ भी नक्शी काम है, बाबा लोलवी की तरह का मस्जिद में, वो भी ऐसा ही, लेकिन उम्मत वगैरह है। अब आपको इधर का बता दे, आप इधर नमाज पढ़ने सब इधर आओ। इतना बारीक काम किया गया है ना कि अपने डाल के आर पार निकल सकते। एक और जगह भी बताएंगे अभी, देखो 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 वहां देखो आप, ये देखो ये खड़े उसमें भी हो, एक कमल के फूल की डिजाइन है, देख लो। अब ये सोचो उस दौर में अंदर स्पेस बने, ऐसा काम कैसे हुआ? देखो ये तो समझो वाली बात है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा काम किया कि अपने यहाँ से भी सीढ़ी डाल के आर पार निकाल सकते थे। ये हर डिजाइन के अंदर ऐसा बनाया हम लोग ने, और सब में बड़ी खासियत है ना, ये पूरा वन पीस के अंदर बना हुआ है। अगर एक कोना भी टूट जाओ तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाए, लेकिन पूरी मेहराब के अंदर एक कोना कहीं टूटा नहीं है। मेहराब की देखो ध्यान देखो आपने, और जगह मेहराब देखे ना मस्जिदों में, सबसे खूबसूरत मेहराब इधर है, वो कितना अच्छा बनाया। ये देखो इसकी ये खूबी खासियत है, ठीक है। एक और चीज है, लेकिन देखो ऊपर के है ना, ये भी आप देख सकते हैं, वहाँ इमाम साहब को वहाँ नीचे का अच्छा होगा, लेकिन अभी नमाज पढ़े तो बाद में। चलो, अहमदाबाद में 4 मस्जिद में औरतों की नमाज पढ़ने की जगह है, खास करके जो सुल्तानों ने मस्जिदें बनाई उसमें पुरानी जामा मस्जिद, बड़ी जामा मस्जिद, ये झुलता ये बीबी जी की मस्जिद और सरखेज रोजे की मस्जिद, 4 जगह है। और धौलका की मस्जिद में भी है, लेकिन धौलका की मस्जिद में ना ठीक नीचे तक दीवार है, पूरा अलग पार्टीशन किया हुआ है। यहाँ नीचे के भाग में जेंट्स नमाज पढ़ते, ऊपर औरतों के लिए जालियां पहले के जमाने में हुई होगी, शायद अभी नहीं है। उसका एंट्रेंस पीछे देंगे कि बहुत खूबसूरत मंडप वाला एंट्रेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, ये जो हम आए हैं वो अहमदाबाद की सबसे खूबसूरत मस्जिद तो है ही, जो रानी सिपरी की मस्जिद बोलते हैं, लेकिन सिर्फ अहमदाबाद के नहीं, भारत की जो खूबसूरत मस्जिदों में से भी इसकी एक गिनती होती है। इसका वजह है इसका नक्शी काम, और इसके नक्शी काम की वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन इसका नाम रानी सिपरी क्यों है वो आप समझिए। उसमें महमूद बेगड़े की 3 रानियाँ थी, रजपूता की रानियाँ, और उसमें से एक रानी सबराई भी बोलते हैं उनको, वो नाम सबराई से सिपरी हो गया, इसके लिए रानी सिपरी बोलते हैं, ठीक है। तो रानी सिपरी की मस्जिद है। महमूद बेगड़े के ना 4 बेटे, भाई सब तवज्जो इधर, आपस में बातचीत नहीं। 4 बेटे थे, उसमें एक बेटा मैं आपको बता रानी रूपमती, और उनका बेटा काला, वहाँ मजार है रानी रूपमती की मस्जिद में। उनका इंतकाल उनके हयाती में हो गया, रानी का भी उनके बेटे का भी। दूसरे बेटे थे वो अभी बकर खान, वो रानी सबराई के बेटे थे, लेकिन उनकी बुरी चाल की वजह से ऐसा लिखा है किताबों में कि महमूद बेगड़े ने खुद उनके अपने बेटे का कत्ल करवा दिया, अभी बकर खान का, शायद उनका मजार भी अंदर ही है, बराबर। तीसरे बेटे थे अहमद खान, उन्होंने एक अमीर थे खुदावंद खान, उनके कहने पर बगावत की सुल्तान के खिलाफ, तो उनको भी सुल्तान ने ख़त्म कर दिया। चौथे बेटे हैं जिसको दुनिया आज मुजफ्फर शाह हलीम के नाम से जानती है, उनको बाद में ये जो महमूद बेगड़े के बाद वो गादी मिली, उनको मिली, और उनको मुजफ्फर शाह हलीम, मुजफ्फर शाह उनका लक़ब लेकर वो तख्त पे बैठे। और हलीम के माने होते हैं दयाड़ु, वो बहुत नर्म मिजाज के थे, तो उनको मुजफ्फर शाह सेकंड या मुजफ्फर शाह हलीम भी बोलते हैं, है ना। और उनका नर्म मिजाज इतनी थी कि अपने नौकरों से भी एकदम नरमी से बात करते थे, तू तुकारे से नहीं, और बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे। उनको ताज्जुब भी होता था उनके नौकरों को, लेकिन वो मतलब खुदा का डर और खौफ ऐसा था कि वो नरमी से बात करते थे। दूसरी बात ये कि मुजफ्फर शाह जो हलीम थे वो खुद हाफिज़ थे, तो आप कम उम्र में आपने एक बार सब उलमाए किराम के सामने, महमूद बेगड़े के सामने चंद कुरान की सूरह आयतें तिलावत करके उन्होंने सुनाई, तो खुश हो गए। तो उन्होंने फिर हौसला अफजाई की महमूद बेगड़े को, मुजफ्फर शाह हाफिज़ बने। और मुजफ्फर शाह हलीम के ज़माने में भी बहुत सारी किताबों का जो है फ़ारसी में तर्जुमा, अरबी से फ़ारसी में, और ऐसे महमूद बेगड़े के ज़माने में हुआ। तो बहुत सारा एकेडमिक काम जो है, जो इल्मी किताबों का जो है ट्रांसलेशन वगैरह काम बहुत है।
और जैसा मैंने आपको बताया था कि महमूद बेगड़े के ज़माने में चांपानेर बस गया था, तो वो मुजफ्फर शाह हलीम के ज़माने में भी रहा। तो 1458 से 1511 महमूद बेगड़े का राज रहा और इनका राज 15 साल रहा, 1511 से 1526। उसके बाद जो हुकूमत आई वो बहादुर शाह की आई, बराबर। इनके बेटे ही थे बहादुर शाह। उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, मैं अभी नहीं बताता, लेकिन बाद में उठा पटक बहुत हुई हुकूमत में, वो एक लंबी तफसील है, फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो ये रानी सप्राई इनकी उसकी मस्जिद है, बराबर। तो बनी मुजफ्फर शाह आलिम के दौर में, लेकिन थी किसकी? रानी उनकी, बराबर। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। लेकिन आप इसके देखो मीनार देखो, और जगह आपने मीनार देखे होंगे तो जनरली मीनार के अंदर से जाने की सीढ़ी होती है ना, तो इसमें वो सीढ़ी नहीं है, ये जैसे ही खूबसूरत मीनार है अंदर से। अब इसकी डिज़ाइन पैटर्न देखो, बहुत खूबसूरत बनाई गई है ना। और दूसरी मैं आपको बाद में बताता हूँ, आपके लिए एक मीनार की तरफ आए। देखो ये बैंगल्स, इधर आ जाओ जरा पास में सब। ए बेटा थक गए? थक गए तो बोलो, समेट ले। नहीं नहीं, देखो ये इसको बोलते हैं बैंगल्स की डिजाइन बैंगल्स है ना। ये जब थोड़ा अच्छी बारीकी से है, और जगह पर इतना नहीं। अब ये डिजाइन देखो आप, पैटर्न सबसे ज्यादा खूबसूरत है ना। देखो इसका बनावट आपको और जगह भी देखो, फिर ऊपर के मीनार तक है ना, इसका काम किया हुआ है। थर्ड इसमें भी है तो बारीक नक्शी काम। आप ये देखो, ये आपको बालकनी और आ जाओ भाई, ये देखो ये इतना खूबसूरत है ना, आपने और जगह नहीं देखा होगा। और भी जगह देखे ना गुम्बद में, सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है ना गुम्बद अंदर से ये है। इसकी पैटर्न देखो, 4 कॉर्नर देखो और अंदर के गुम्बद की पैटर्न देखो। जैसे रानी की मस्जिद आस्टूडिया में भी है आपने, और जहाँ जहाँ देखा जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहाँ इस तरह का खूबसूरत गुम्बद है। तो यहाँ का खूबसूरत है ना गुम्बद, बहुत अच्छा है। और ये आपके और आसपास के गुम्बद भी देखो, थोड़ी सी पैटर्न में फर्क होगा। देखो वो भी है, देखो यहाँ भी है ना, सबकी पैटर्न में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, सबके डिजाइन बनाने में। देखो और जितने गुम्बद है ना, सबकी पैटर्न अलग है। 6 गुम्बद है, 6 की पैटर्न अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ये रानी सिपरी का रोजा है, इसको रानी सबराई भी बोलते थे। और शायद पीछे उनके बेटे अबू बकर खान का ये जो है उनका मजार है। मैंने कहा कि महमूद बेगड़े को लगा कि उनकी चाल सही नहीं है, तो उनको बाद में उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। उनका ये रोजा है, उनका मजार है, अबू बकर खान। और आप इस मजार में को भी देखो कि वो लेडीज़ का मजार, तो बाजू की जालियाँ हैं देखो बिल्कुल बंद है, और जगह मजार पर खुली होती है। तो शायद तो कोई औरत का लेडी का मजार होता है, तो उस वजह से भी इसको बंद किया गया है। इसका गुम्बद वगैरह अच्छा है। लेकिन आप बाबा लौलवी के वहाँ जाओगे ना मस्जिद में, तो ये ऊपर का स्टेशन कुछ जगह ओपन है। जैसे हीर भाई में आपने वहाँ भी देखा, बाहर रील में वो भी ऊपर का स्टेशन लगभग बंद जैसा ही था। कुछ जगह पर खाली मस्जिदों में ये स्टेशन होता है ना, ओपन होता है, ये सेक्शन होता है, ओपन होता है। तो दूसरी बात यहाँ देखने की बात है, वो ये है कि आपको बाहर से इतना अच्छा नज़ारा नहीं देखा, यहाँ से जालियों का नज़ारा देखो आप, कितना अच्छा लगता है। और हर एक की जाली की पैटर्न देखो, कुछ कुछ जगह बिल्कुल अलग है। यहाँ से आप देखो, है ना, ऊपर की लाइन देखो, ये सब जगह ऐसे है। ऊपर की आड़ी लाइन जो है एक सरखी है, खड़ी लाइन अलग है, आड़ी लाइन सब एक सरखी है। तो ये यहाँ से देखो आपको बाहर की लाइन में वो जालियाँ की होती है। आप सर के जो रोजे वगैरह में जाली में देखे, एक तरह का पर्दा भी है। बाहर से आदमी अंदर को नहीं देख सकता, लेकिन अंदर से आदमी बाहर की हर चीज़ देख सकता है ना। तो ऐसी जगह भी एक पर्दे का एक निज़ाम भी है इस तरह का। हम बाहर से इसकी दीवारें देखेंगे, दीवारें बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की, ठीक है। देखो भाई पीछे देखना, पीछे गिर नहीं जावे कोई भी। अब ये देखो भाई, जैसे भाई हरीर की वाव में देखा ना, वैसी पैटर्न नीचे है और ऊपर भी देखो। पर ये कुछ चीजें टूट गई थी ना, तो ये नए लगाए हैं। या तो ये ना कुछ एसिड वॉश से भी किया है, एसिड वॉश करते ना कभी थोड़े टाइम पहले, एसिड ये जो एसिड वॉश किया गया है, तो पत्थरों का जो कालक होती है, कचरा होती है, वो साफ हो गया। तो ये एसिड वॉश करने के बाद से ये थोड़ा सा क्लीन हो गया है। तो ये रोजे का कुछ भाग अच्छा, देखो ऊपर के भाग भी आप देख सकते हो, डिजाइन बहुत अच्छी है ना। और ये हमारे वो इमाम साहब बता रहे थे कि दरवाजा भी है ना, उस दौर का दरवाजा है। तो बीच में लोखंड है और आजू बाजू लकड़ा है, उस दौर का दरवाजा ही है, बराबर रानी सप्राई। साथियों ऐसे आज ही हम जो जगह पर आए हैं, यूँ तो हमने वॉक रखी थी महमूद बेगड़े का अहमदाबाद, लेकिन ये जो मस्जिद हम आए हैं
इसलिए कि हमने रखी कि लास्ट स्पेस ये था, लेकिन ये अहमदाबाद की शुरुआत है। अहमदाबाद की सबसे पहली अगर कोई मस्जिद बनी है तो ये बनी है। और अहमद शाह बादशाह ने जैसे ही 1411 में शहर की बुनियाद रखी, तो जिसको हम कहते हैं ना माणिक बुरज के नाम से जो जगह जानी जाती है, वहाँ सबसे पहले ईंट रखी। तो सबसे पहला काम ये किया कि ये मस्जिद बनाने की तामीर की, और ये तामीर इसकी शुरू हुई। तामीरी काम 1411 से लेकर 1414 तक 3 साल चला। बाद में अहमद शाह बादशाह को ये ख्याल आया कि मैं कोई ऐसी मस्जिद बनाऊँ जो हरम जैसी बड़ी हो, तो उन्होंने बड़ी जामा मस्जिद बनाई। और वो 1414 से लेकर 1424 10 साल तक उसका काम मुकम्मल हुआ। और इस बार 2024 में उसको 600 साल पूरे होने जा रहे हैं, बड़ी जामा मस्जिद। वो 600 साल उसमें पूरे हुए। ये मस्जिद की पूरी हिस्ट्री भी बता चलो, उसकी जगह ही बताऊँगी। इब्तदाई दौर में बिल्कुल बनी है ना, तो इसके पिलर्स अलग हैं। मैं आपको मस्जिद अंदर ले जाकर सब बताऊँगा। लेकिन अहमद शाह बादशाह ने सबसे पहला काम जो ये अहमद शाह बादशाह के ज़माने में 4 मस्जिदें बनी, उसमें से एक ये बड़ी जामा मस्जिद, कानपुर कल्याणी वार्ड की मस्जिद, और उनके चाचा के नाम पर एक जमालपुर में अहमद खान की मस्जिद। ये 4 मस्जिद अहमद शाह बादशाह के ज़माने में बनी, बराबर। तो अहमद शाह बादशाह ने इसकी बुनियाद क्यों रखी, उसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलो। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि जफ़र खान जो उनके दादा थे, जब तैमूरलंग ने अटैक किया दिल्ली पर, तो गुजरात की सल्तनत उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर कर दी। तो जफ़र खान यहाँ के जो पहले सुल्तान बने, आज़ाद जो मुस्लिम सल्तनत 175 साल रही, उसके पहले सुल्तान जफ़र खान। उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह और उनके बेटे अहमद शाह, यानी अहमद शाह के वालिद कौन थे? मोहम्मद शाह। तो अहमद शाह बादशाह पहले कैपिटल पाटन था, बराबर। तो 100 साल तक 1300 यानी 1298 से जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के कैप्चर किया, वहाँ से लेकर 1398 तक कोई ना कोई दिल्ली सल्तनत में से गवर्नर अपॉइंट होता था। लेकिन जैसे आज़ाद हुई तो उन्होंने सबसे पहला काम किया अहमद शाह बादशाह ने कि नया कैपिटल बनाना। उसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। एक तो ये थी कि जफ़र खान ने अपने बेटे तातार खान के साथ उनका इख्तिलाफ था। तातार खान ही चाहते थे कि दिल्ली पर कब्जा कर ले, तो जफ़र खान ने उसके लिए मतलब तैयार नहीं हुए। लोग कहते हैं कि आपस में तातार खान को मरवा दिया, जो कुछ में तातार खान का इंतकाल हो गया। और जफ़र खान ने अपने बेटे जो अहमद शाह है, वो 30 साल की उम्र के थे, इनको हुकूमत सौंपी। तो इसकी वजह से उनके जो कज़ीन थे वो नाराज़ हो गए, चाचा नाराज़ हो गए। तो जो भरूच में उनके फैमिली वाले थे, उनके साथ सबसे पहले मुकाबला करना पड़ा, और ये पाटन से भरूच गए। भरूच से जब वापस रिटर्न आ रहे थे, तो जो आशावल नाम की जगह, असल तो बहरामपुर है, लोग कहते हैं ना कि भाई आशावल अतु अमतु, सब तो बहुत सारी कहानियाँ जो है मिला दी गई है। असल में आशावल अहमदाबाद का बाहर का इलाका, आप बहरामपुर आज भी अहमदाबाद के बाहर है ना, कोट विस्तार के बाहर का इलाका है। तो उसके पास ये शहर बसा था। अब अहमदाबाद जब पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, तो वो इलाका अंदर आ गया। और आशावल तो कुछ टाइम के बाद तबाह बर्बाद हो गया था, वीरान हो गया था, जब अहमदाबाद बन रहा था तब। तो वो तो आशावल तो बाद में वीरान हो गया अहमदाबाद बनने के बाद, लेकिन वो फिर धीरे धीरे अहमदाबाद डेवलप हुआ, तो उसका पार्ट वो बन गया बहरामपुरा इलाका। तो वो जगह आशावल थी, वहाँ अहमद शाह बादशाह रुके। तो आशावल ये क्योंकि सेंटर में थी, तो वहाँ आशावल वगैरह रुकते थे। जब यहाँ आए भरूच से रिटर्न, तो उन्होंने देखा कि ये जगह अच्छी है, थोड़ी फ्लैट है, ऊँची है, शहर बनाने के लिए अच्छी जगह है। तो उन्होंने अपने जो बुजुर्ग थे शेख अहमद गंजबख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, जो सरखेज में जिनका मजार है, उनसे मशवरा किया कि मैं शहर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चार आदमी ऐसे लाओ जिनकी असर की नमाज ना कजा हो। वो मालूम है असर की नमाज भागदौड़ में पढ़ते हैं, अक्सर नमाज कजा हो जाती है, कई लोगों की छूट जाती है। तो उन्होंने कहा कि 4 अहमद में से 2 अहमद तो वो थे, एक खुद शेख अहमद गंजबख्श रहे कि अहमद शाह बादशाह भी बहुत दीनदार लोगों में से थे, उनकी बानमाजी लोग थे, तो उनकी एक वो थे। तीसरे मलिक अहमद है, जिनका बलूचावाड़ में तबलीग जमात का जब मरकज़ है, मलिक अहमद की मस्जिद बोलते हैं ना, वहाँ उनका मजार है बाहर वो। और चौथे काजी अहमद जूद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पाटन में मजार है। ये 4 अहमदों ने इसकी बुनियाद डाली, बराबर। और 12 बाबाओं का जिक्र है। तो जब अहमदाबाद शहर बसा और गुजरात में मुस्लिम सल्तनत हुई, तो वहाँ से दिल्ली से निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने 12 लोगों को भेजे इस्लाम की दावत के लिए। उसमें से एक बावल अवलवी का आपको मजार अभी रास्ते में ले जाकर बताएंगे। तो बावल अवलवी जो है ना, उसमें से एक है 12 बाबाओं में से। तो इस तरह ये अहमदाबाद की बुनियाद रखी, क्योंकि एक तो अहमदाबाद सेंटर में था और आगे जाके सौराष्ट्र के ऊपर हुकूमत नहीं थी, तो पाटन एक साइड हो जाता था। तो जोग्राफिकली जो है एक सेंटर में कोई शहर का होना जरूरी था। इसलिए अहमदाबाद को सोच समझ कर जो है, एक तो वहाँ के जो पॉलिटिकल आपस की खटपट थी पाटन में, उससे भी दूर रहना था, और एक नया शहर तामीर करना था जो बीच में गुजरात के सेंटर में। आज भी उसका प्लेस देखते हैं, और जो रास्ते सौराष्ट्र से दिल्ली की तरफ जाते हैं या नॉर्थ से साउथ जाते हैं, आप देखते हो उस जमाने में भी अहमदाबाद सेंटर में था, आज भी वो सेंटर में। इस वजह से उसको पसंद किया गया।
अब आप अंदर के ये पहली मस्जिद है, हम आपको मस्जिद अंदर से आप अंदर वगैरह भी देख सकते हो। और यहाँ भी देखो मुलक खाना है। अहमदाबाद की सबसे पहली मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने की जगह थी, है ना। ये कितनी सिंपल है, देखो यहाँ की जाली कितनी सिंपल है और आगे की जालियां देखी ना आपने कितनी अच्छी थी। देखो एकदम पहली स्टार्टिंग की मस्जिद की जाली कितनी सिंपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों ये लास्ट मैं बस थोड़ी सी बात कंक्लूजन की करके ख़त्म करूँगा कि हमने ये जो आज की हेरिटेज टूर रखी थी सुल्तान महमूद बेगड़े पर क्यों रखी कि 2-3 आपको मिसाल है। एक मिसाल है उनके इंसाफ की कि उनके एकदम करीबी सिपह सालार जो थे वहीद बहाउद्दीन करके थे, जिनके नाम से अच्युतपुर की मस्जिद है ना, वो उन्होंने एक आदमी की मतलब बेगुनाह को कत्ल कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब पता चला कि मेरे को सज़ा हो सकती है तो उन्होंने क्या करा, 2 बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को तैयार किए, तुम अपने सर गुनाह ले लो, बराबर मैं तुमको एक बार तुम मतलब होगा मैं आपको आगे जाकर बचा लूँगा क्योंकि मेरी हुकूमत में पहुँच अच्छी है। लेकिन महमूद बेगड़े ने दोनों को 2 निर्दोष लोगों को सूली चढ़ा दी जब उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया तो, बराबर। बाद में उनको पता चला कि ये बहाउद्दीन है, मलिक बहाउद्दीन, ये उनके पीछे असल जिम्मेदार है। कत्ल तो असल में उन्होंने किया था। तो बहाउद्दीन भागकर मलिक कालू से वहाँ, मलिक कालू के बचपन के दोस्त थे। तो उन्होंने भी जब महमूद बेगड़े ने ना बहाउद्दीन को भी कत्ल कर दिया और मलिक कालू को भी कत्ल कर दिया। लोग वहाँ लिखते हैं ना कालू शहीद की दरगाह, कालूपुर उन्होंने बसाया मलिक कालू, लेकिन असल उनका नाम बागियों में। ऐसे तो उनके बचपन के दोस्त थे लेकिन इंसाफ पसंद आदमी थे महमूद बेगड़ा, उसकी एक ये मिसाल है, इन्होंने इसमें करा। दूसरा उनकी एक मिसाल ये है कि इन्होंने इस्लाम यानी उनका दीनी, एक तो मैंने कहा उनका अंदर दीनी जहन था, दीनी जज्बा, उसकी एक मिसाल ये अपने बेटे को हाफिज बनाया उन्होंने। और एक बहुत अच्छी मिसाल ये है कि जूनागढ़ कैसे क्यों जीता। जूनागढ़ में जो है थे सूफी सिकंदर साहब, उनका मजार है मांगरोल में, उनको मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दिल्ली से इनको अपॉइंट किया था दीन की दावत के। भाई इधर जरा, मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपॉइंट किया था दावत के लिए। तो जब वहाँ के राजा राम मांडलिक जूनागढ़ में खबर करी तो वो डिस्टर्ब करता था, परेशान करता था। किताबों में तारीख सूरत में तो लिखा है कि जो मुसलमान आते थे उनको दाढ़ी रखने की छूट नहीं थी, उनको जुल्म वगैरह भी होता था। लेकिन जो सिकंदर साहब थे उन्होंने शाह आलम रहमतुल्लाह को खत लिखा कि हमको ये राम मांडलिक की तरफ से बहुत परेशानी है और जो भी इस्लाम की दावत का काम करते हैं उसमें बार बार रुकावटें खड़ी करते हैं। तो पहले तो उन्होंने शुरुआत में वार्निंग दी 1467 में 68 में, जब नहीं माना और उनका शाह आलम रहमतुल्लाह ने, क्योंकि पहले इनके खालू थे और बाद में मतराए बाप भी बने, तो उन्होंने इनको हुक्म दिया कि तुम इस पर चढ़ाई करो, इसका सोल्यूशन लाओ। तो महमूद बेगड़े ने बड़े लश्कर के साथ जो है राम मांडलिक को हराया और जूनागढ़ फतेह। तो उसकी लंबी दास्तान है, वक्त नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वही राम मांडलिक को उन्होंने ऑफर की अगर इस्लाम कबूल करना चाहो तो कर सकते हो। उनको अहमदाबाद लाए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको लक़ब दिया गया खान जान। तो खान जान की मस्जिद आज गायकवाड़ अली के पास है ना, खान जान की मस्जिद वहाँ। उनका मजार कहाँ है पता है? वो जो माणिक चौक में कंदोई भोगीलाल मूलचंद की दुकान है ना, वो और चतुर्संस की दुकान है, उसके बीच में एक दुकान है कि आप जुमेरात को खुलती है, वहाँ अगरबत्ती होती है, वहाँ उनका मजार है खान जान। तो वो आपको वहाँ कभी जाओ तो हर जुमेरात को खुलती है, ऐसे भी जाओ तो खोल के बताते। तो ये महमूद बेगड़े की मैंने आपको बताया। एक तीसरी बात ये करनी थी कि उस वक्त मुस्लिम सुल्तानों के अंदर क्या जहन था, उससे आपको मिसाल दूँ। जब चांपानेर फतेह हो रहा था, मैंने आपको जो दास्तान सुनाई उसमें एक बार ऐसा आया कि सुल्तान ग्यासुद्दीन थे ना मालवा के, उसको ऑफर की जयसिंह हो फत्ताई रावल ने, तो मैं आपको इतना सारा सोना दूंगा, ढेर सारा 1 लाख टंका उस वक्त की करेंसी थी, मैं वो दूंगा, सोना दूंगा, खाने पीने का सामान दूंगा, तुम मेरा साथ दो। लोग कहते हैं ग्यासुद्दीन निकला भी सपोर्ट करने के लिए जयसिंह को, क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन, महमूद बेगड़ा दोनों दुश्मन थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले मुफ्तियों का मशवरा करता हूँ। तो उलमाए किराम से मुफ्तियों से मशवरा करा तो वहाँ के नहीं, एक मुस्लिम स्टेट अगर है तो आप किसी गैर मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उस वजह से जो है वो ग्यासुद्दीन वापस चला गया और महमूद बेगड़े ने चांपानेर फतेह कर। ये मिसाल मिलती है कि आपस में मुस्लिम स्टेट हुआ करते थे लेकिन एक दूसरे पर जो हमला नहीं करते थे, कि मुसलमान एक दूसरे मुस्लिम उस पर हमला नहीं कर सकता। ये मिसाल है। तो हमने आज इसलिए महमूद बेगड़े की इनकी मस्जिदें पसंद की, इनकी लाइफ स्टोरी भी आपको जानने मिली कि महमूद बेगड़े 52 साल गुजरात में राज करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनके नाम है और ये दीनदार शख्सियतों में से है। तो आपका थोड़ा सा फीडबैक आ जाए कि आपको ये वॉक कैसी लगी, ताकि हम ये चाहते हैं कि जैसे आज बहुत सारे हमारे नौजवान आए हैं, अभी हमारे यहाँ वक़्फ़ की जो मुहिम चलती है और
मस्जिदें बचाने के लिए। हमारे नौजवान नस्ल अगर विरासत से वाकिफ नहीं हो नहीं चल, इसलिए वॉक करता है। तो आप में से कुछ लोग बताएं, ओपिनियन लें, तो बहुत भाई इंशाल्लाह रहता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे अभी जो हमने टूर शुरू की थी हेरिटेज के बारे में, महमूद बेगड़ा, अहमद शाह बादशाह, उसके बारे में, तो हम जहाँ जहाँ गए सर ने वहाँ पे उसके बारे में सब चीज़ों की डिटेल्स हमको बताई है, स्टोरी हमको बताई, तो हमको बहुत अच्छा लगा और ये टूर में हमें बहुत इंजॉय किया। अपने सबको पता ही है कि अपना अहमदाबाद जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आ चुका है। तो जब से ये न्यूज़ फैली है तब से हेरिटेज वॉक बहुत ज़्यादा जगहों पर शुरू हुई है, लेकिन उसमें मालूमात थोड़ी गलत भी दी जाती है और अगर स्पेशली मैं क्लियरली कहूँ तो मुस्लिम रिलीजियन के रिलेटेड जो मालूमात होती है वो बहुत कम दी जाती है या फिर रॉन्ग दी जाती है। तो मैं आसिफ सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुस्लिम्स की जो मस्जिदें हैं मुस्लिम किंग की, उसके बारे में इतनी सारी उन्होंने रिसर्च की, इतना अच्छा अपने को एक्सप्लेन किया ताकि अपने को अपने जो मुस्लिम किंग्स थे उनकी हिस्ट्री भी पता चले और ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दिखाई मस्जिदें, ये सब हमारी है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिली। इसीलिए आसिफ सर की मेहनत के लिए हम सब इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू आसिफ सर। हेरिटेज वॉक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं चाहूँगा कि और लोग भी इसमें ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। थैंक यू सर। अस्सलामु अलैकुम। जो आज जो हमने हेरिटेज वॉक करी है ना, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट वॉक थी और मैंने इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जानी और हमने हमारे राजाओं के बारे में भी जाना, हमारे जो किंग थे, हमारे जो सुल्तान थे, उन लोग के बारे में भी जाना कि उन लोग ने बहुत सी ज़मीनें फतह की, बहुत सी किले फतह करे और उन्होंने बहुत मेहनत लगी वो सब करने में, ऐसे ही नहीं हो गया। और अभी की कितने गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है वक्फ, और उसमें हमारी बहुत सी ज़मीनें, लगभग 10 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीनें हमारी उसमें है। अगर वो ऐसी चली गई ना, जैसे बहुत सी खूबसूरत जगह है वो, और ये सब जो खूबसूरत जगह है ना, ये बहुत सालों से आबाद है। अब हम मुसलमान को चाहिए कि ऐसी सब जगह घूमें, हमारे राजा लोग की, हमारे किंग की हिस्ट्री जाने और उसके ऊपर अटल रहें कि हम लोग, हमारी ज़मीन है जो है सब हम जानने नहीं देंगे, हमारे इस्लाम को हम फैलाएंगे और हमारी दीन को भी फैलाएंगे। थैंक यू। स्कूल में इतनी सारी बातें नहीं बताते और आज आसिफ सर की वजह से हमें इतना सारा जानना मिला हमारे सुल्तान के बारे में, उनके मज़ार के बारे में और ऐतिहासिक जगहों के बारे में। ये मेरा पहला हेरिटेज वॉक था, इसमें मुझे बहुत सारा सीखने मिला और एंजॉयमेंट भी बहुत रहा। ऐसा आसिफ सर के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हेरिटेज वॉक में जुड़े, अपने यहाँ के लोग जगहों को जाने। अस्सलामु अलैकुम साथियों, आज हमने अहमदाबाद में एक हेरिटेज टूर रखी थी खास करके स्टूडेंट्स के लिए और नौजवानों के लिए, जिसका उन्वान था आओ महमूद बेगड़े का अहमदाबाद दिखाते हैं। आप सब ये तो ज़रूर जानते होंगे कि इस अहमद शाह बादशाह थे, उन्होंने इस अहमदाबाद शहर को बसाया था, लेकिन एक अहमदाबाद वो है जिसको सुल्तान महमूद बेगड़े ने बसाया था। और महमूद बेगड़े के ज़माने में बहुत सारी शाही मस्जिदें जो बनाई गई जो अक्सर खूबसूरत हैं। आज हमने उस 5 खूबसूरत मस्जिदों का दौरा किया, लेकिन हमारे साथ आज गुलशन महर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे नौजवान, करीबन 30 के करीब नौजवानों ने हमारे साथ इस वॉक में हिस्सा लिया। अक्सर इन नौजवानों का कहना था कि हमने ये मस्जिदें ज़िंदगी में पहली बार देखी और उसके तारीख से हम कुछ भी वाकिफ़ नहीं थे। एक तरफ हम पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चला रहे हैं कि हमारी वक़फ़ की ज़मीनों को बचाओ, हमारी शाही इमारतों को बचाओ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी नई जनरेशन न इस मस्जिदों के बाद में उन्होंने देखी है, न उसकी तारीख से वाकिफ़ है। अहमदाबाद जो अपना एक सुनहरा इतिहास रखता है, जिसमें शानदार शाही मस्जिदें हैं, शायद इंडिया में बहुत कम जगह पर ऐसी शाही मस्जिदें होगी। जब कभी दिल्ली और आगरा नहीं बसे थे तब पूरी दुनिया के लोग इस अहमदाबाद की शाही मस्जिदें और इमारतें देखने आते थे। मैं अहमदाबाद के नौजवानों से गुजारिश करता हूं और बड़ी लोगों के जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे भी एक बार इन शाही मस्जिदों की मुलाकात लीजिए और अपनी मुस्लिम विरासत है उसकी कीमत और कदर कीमत कीजिए, उनको पहचानिए और उनको बचाने की मुहिम में जुड़िए।
मैं आसिफ शेख, पुरानी जामा मस्जिद, अहमदाबाद से।